कि एक व्यक्ति था जिसके पास पूंजी तो नहीं थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। 2004 की बात है। 2004 में जब वो वहां पहुंचे उनके पास 40,000 रुपए थे और 40,000 रुपए में उन्हें स्कूल शुरू करना था। देखो मम्मी, हमसे नहीं होगा कि हम किराने की दुकान खोल लें या पापा का बिजनेस कर लें। कि विद्यार्थी के जो है 5 लक्षण बताए गए। अरे यार ये बताओ, घुड़सवारी का या तैराकी का या स्विमिंग पूल का पढ़ने से क्या संबंध? जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि जितनी सुविधाएं आपको आप बच्चों को आप देंगे उतने बच्चे बिगड़ जाते हैं और जितनी कम सुविधाएं देंगे उतने बच्चे बन जाते हैं। आपको लगता है एक 2 सीटर ड्राइवर का बच्चा कलेक्टर बन जाता है? सारी जगह यही बात होती है कि वो तो गरीबों को ही बनते हैं, गरीबों को ही बनते हैं। मैडम से आपकी पहली मुलाकात या किसके थ्रू रिश्ता आया, कैसे था? 1 महीने मुझसे स्कूल खोलने के बाद बोली भी नहीं। सामने वाला पत्रकार अगर सही कह रहा है, रिपोर्ट बनाती दूसरे दिन फोन आ जाते हैं, हटा लो नहीं तो। मेरे आने से पहले ही एडिटर की खबर आ गई कि भैया उस रिपोर्ट को मनोज अपने पास रखो, मालिक का आदेश है, वो छपना नहीं। कभी मौके आए कि पत्रकारिता में आपको सामने पैसे आए हो और आपने टुकरा दिया? 50 लाख की गाड़ी में भी बैठ जाओ और ऑनेस्ट बन जाओ, ये कभी नहीं होगा। टाइम पे जब गांव में जो नीची जात के लोग निकलते थे बाहर से, तो अपने सर पर चप्पल रख के निकलते थे। कि कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसा व्यक्ति आम गरीब में से निकल के फिर आएगा। धर्म जिसका उपयोग भरपूर तरीके से आज करते, जो नबी की बात मानता है, जो अल्लाह के लिए दिन रात बचता है, अल्लाह उसकी सारी सुरक्षा की गारंटी देता है। कहाँ है गीता और कुरान में? कई केसेस निकल के आ रहे हैं कि पत्नी ने जो है पति के 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। जब आप जवान होते हो, यंग होते हो, आपके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा आ जाता है, क्योंकि पति तो आपका संडे या सैटरडे का रह गया। बनिया को भी रिजर्वेशन। आप नौकरी खोल लो, लिख दो उसमें जाट स्वीट भंडार, कोई नहीं आएगा आपके। हम लिख देंगे गुप्ता जी के मीठे लड्डू, सब आएंगे। ठाकुरों को भी रिजर्वेशन है, वो दमंगी के आधार पे एनक्रोचमेंट कर ले जमीन का, ऐसी की तैसी कोई कुछ कर जाए, इसको काट देना आप बन जाए तो। नमस्कार, मैं सूर्य आपके साथ और आप द कलयुग देख रहे हैं। कलयुग में आज हमारे साथ एक गेस्ट है। गेस्ट के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन एक किस्सा आपको बताता हूं कि एक व्यक्ति था जिसके पास पूंजी तो नहीं थी लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। कि एक कस्बा जिसमें सारी सुविधाएं मौजूद नहीं, उसमें तरीके से नालियां भी नहीं बनी है उस कस्बे में उस समय। उस व्यक्ति के पास 50,000 रुपए थे। उससे 50,000 रुपए से वो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं इस कस्बे के सारे बच्चों को शिक्षित करूं, इस प्रकार से शिक्षित करूं कि वो बच्चे यहां से निकल करके बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छुएं, कलेक्टर बने, कम से कम अपने भविष्य का चुनाव तो कर ही सकते। सारी चीजें शुरुआत होती हैं दिल्ली से। एक व्यक्ति जो पत्रकारिता में अपना करियर चुनकर दिल्ली पहुंचा, 10 साल उसने पत्रकारिता में काम भी किया। काम करने के बाद उसको विचार आया क्यों ना एक स्कूल खोला जाए और एक बच्चों को, जो उनके कस्बे के जो बच्चे थे, एक छोटा सा कस्बा, उसके जो बच्चे थे उनको शिक्षित किया जाए और उनकी जो दिशा है उसको निर्धारित किया जाए, उनको सहायता की जाए दिशा निर्धारित करने में। वहां से शुरुआत उनको ले आ पहुंचती है इंदरगढ़। इंदरगढ़ दतिया जिले का एक छोटा सा कस्बा है। अब काफी हद तक विकसित है लेकिन उतना भी नहीं है। 2004 की बात है। 2004 में जब वहां पहुंचे उनके पास 40,000 रुपए थे और 40,000 रुपए में उन्हें स्कूल शुरू करना था। 40,000 रुपए लगा करके उनने किराए के मकान में या थोड़ा बहुत रूम वगैरह बनवा के स्कूल शुरू किया। कुछ पैसे अपने भाई से लिए जो कि दुकान चलाते थे। शुरुआत होती है वहां से और स्कूल का संचालन होता है जोश के साथ, बिल्कुल। और सब्जी मंडी में जो है स्कूल चलाया जाता है। आप सोच सकते हैं किसी सब्जी मंडी में स्कूल चले, लेकिन वहां स्कूल चला भी और इतना चला कि आसपास के जो स्कूल हैं उनकी धज्जियां उड़ गई, ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ये अलग सी भाषा हो जाएगी। आसपास के जो स्कूल संचालक थे वो सोच में आ गए कि ये व्यक्ति स्कूल चला रहा है, किस प्रकार चला रहा है कि सारे बच्चे उसकी साइड खींचे हुए चले जा रहे हैं। ज्यादा लाग लपेट नहीं करूंगा, मैं स्वागत करूंगा मनोज सर का। बच्चे उनको बड़े सर कहते हैं। सर, स्वागत है द कलयुग में पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू सूर्या। कैसे हैं? पहले तो बड़े लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं बता दूं कि मैं भी उसी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ।
बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और जिस तरह आपने अपने आप को डेवलप किया वो भी एक मेरे मिशन का ही हिस्सा है कि मेरे बच्चों की पर्सनैलिटी कुछ अलग बोले, और आपने वो कर दिखाया, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ और एकदम बढ़िया हूँ। स्वास्थ्य अच्छा है, पढ़ा रहा हूँ। सर शुरुआत जो करते हैं हम बचपन से करते हैं। जब आप बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, कहाँ से आपकी शुरुआती शिक्षा हुई? सरकारी से हुई या प्राइवेट से? कहाँ से, थोड़ा बताइए उस बारे एकदम शुरू में पापा जी हमारे बिजनेस करने गए थे दतिया। में। हाँ। वो काफी बड़े व्यापारी हुआ करते थे उस टाइम के। तो मैंने बिहारी जी का मंदिर दतिया में इंग्लिश मीडियम से पढ़ा, लेकिन 2-3 साल बाद उनको बहुत ज्यादा घाटा हुआ और उनका सारा बिजनेस तबाह हो गया। तो वापस हम अपने होम टाउन इंद्रगढ़, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वहीं आया। और उस जमाने में वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, तो क्लास 3 के बाद मैंने हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाई की और सरकारी स्कूलों में ही की। और क्लास 12 तक मैं वहाँ पढ़ने में एक अच्छा स्टूडेंट रहा। कम से कम नगर में सेकंड पोजीशन तो मेरी आ ही जाती थी, स्कॉलरशिप भी मिलती थी, और इस तरह से मेरा करियर चला। 12th तक आपने जो है शुरुआती शिक्षा जो है इंद्रगढ़ में की, और सरकारी स्कूलों में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम थे नहीं। फिर आपने दिल्ली जाकर जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाया, और वो भी इंग्लिश अखबारों में आपने काम किया। कैसे वहां तक का सफर हुआ? क्योंकि एक सरकारी स्कूल के बच्चा जो कि उसको इंग्लिश नहीं सिखाई जाती उस स्तर की, आपने दिल्ली तक गए और दिल्ली में आपने पत्रकारिता में अपना हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में आपने काम किया। असल में सूर्या हुआ क्या कि मैं बचपन से ही लिखने पढ़ने का बहुत शौकीन था। तो जब क्लास 8 और 9th में ही था मैं, तब भी मैं बहुत सारे अखबारों में, आजकल तो नहीं आते, उस समय आते थे लेटर टू एडिटर, संपादक के नाम पाती, तो उसमें मैं लिखता था। क्लास 9th से ही मैंने शुरू किया था। और हमारे एक सर थे फिजिक्स के टीचर, जिनके प्रति मैं बहुत ही ज्यादा आभार व्यक्त करता हूँ उनका। उन्होंने मुझे मिस्टर प्रभाष जोशी, जो जनसत्ता के एडिटर थे, बहुत बड़े, उनके बारे में वो बताते थे। और जनसत्ता में पढ़ता था और हिंदुस्तान पढ़ता था, तो उस समय ही मैंने लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था। तो 12th के बाद जैसे ही मैंने साइंस कॉलेज में बीएससी के लिए एडमिशन लिया, मेरा लिखने पढ़ने का जो मिशन था वो पत्रकारिता की तरफ अपने आप जाने लगा। जैसे ही मैंने बीएससी कंप्लीट किया, एमएससी फिजिक्स में मैंने इसी पास में आपकी जीवाजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन पत्रकार बनने की उतावलापन जो अंदर से था, वो इतनी ज्यादा भूख बढ़ गई कि मैं सारा छोड़ करके मैं दिल्ली चला गया और वहाँ मैंने अपने लक को ट्राई किया। वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वापस मैं इंदौर और भोपाल से मैंने बीजे किया, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी भोपाल। वहाँ से मैंने बीजे ज्वाइन किया पत्रकारिता में। और बीजे करने के बाद आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम भोपाल नेशनल मेल। नेशनल मेल नाम का अखबार, जो भास्कर का इंग्लिश अखबार था, वहां से सर मैंने करियर की शुरुआत की सूर्या। अच्छा। हाँ। फिर वहां से करियर की शुरुआत हुई और जो पत्रकारिता है आपको दिल्ली ले पहुंची। हाँ, उसके बाद मैं कुछ समय के लिए दिल्ली गया, वापस इंदौर फ्री प्रेस में आया मैं। और कम से कम 2-3 साल मैंने इंदौर फ्री प्रेस में भी काम किया, 2 साल नेशनल मेल में काम किया, साल भर लगभग दिल्ली में काम किया। लेकिन दिल्ली में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिल पाई, रहना महंगा था, घर में इतनी गुंजाइश थी नहीं कि सपोर्ट मिल सके। तो दिल्ली में एंजॉय करने के बावजूद भी मुझे वापस इंदौर आना पड़ा। तो मेरा पत्रकारिता का करियर ज्यादातर इंदौर, भोपाल और रायपुर ही रहा। क्या दिमाग में बचपन से था कि आपको पत्रकारिता चुनना है या पत्रकारिता में ही जाना है? बिल्कुल बचपन से तो नहीं था। हर बच्चे की तरह हम भी थे कि बहुत सारे करियर दिमाग में आते थे, चले जाते थे। लेकिन एक फिक्स अटेम्प्ट तब मिला जब हमें, हमारा एक बार कक्षा 9th में जब हम थे, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुंदरलाल पटवाजी हुआ करते थे। तो मैंने एक राइट अप लिखा और सुंदरलाल पटवाजी ने भी लिखा। स्वदेश में वो राइट अप आया और धारा 370, जिसको अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने रद्द बदल कर दिया है, हटा दिया है, उस धारा पे मेरा जो था ओपिनियन, वो माननीय मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवाजी के साथ छपा। एक इंदौर के बच्चे का राइट अप। आपको याद होगा, थोड़ा सा बता पाए क्या लिखा था आपने उसमें?
धारा 370 का जो भारतीय जनता पार्टी का मानना था, उसी दृष्टिकोण से मैंने भी लिखा था कि एक देश में दो नागरिकताएं कैसे, एक देश में दो झंडे कैसे, इस धारा से वो हमें अलगाव की भावना देती है, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए। और सौभाग्यवश वो सुंदरलाल पटवा जी का जो राइटअप था वो उसी धारा पे था, तो थोड़ा कम पड़ गया था शायद अखबार को। अच्छा। और उसी समय मैंने उनको लेटर टू एडिटर में भेजा, तो स्वदेश के जो माननीय एडिटर रहे होंगे उस समय, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, लेकिन उन्होंने मेरे राइटअप को वहां उनके साथ जोड़ा और नीचे उसमें लिखा कि इसके सह लेखक मनोज गुप्ता, वृक्ष नाम से लिखता था मैं। अच्छा। वृक्ष मेरा पेन नेम था, मनोज गुप्ता वृक्ष है। तो इंद्रगढ़ में उस दिन बहुत शोर हुआ कि मुख्यमंत्री जी के साथ मनोज का आर्टिकल छपा है। सूर्या, उस दिन के बाद मैंने तय कर लिया था कि मुझे पत्रकार ही बनना है। बड़ी खुशी हुई होगी घर में, माहौल मोहल्ले में, जी जब बहुत आपका ज्यादा। जो राइटअप है वो छपा। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा आर्टिकल था। मैं तो देखता था कि मेरे आर्टिकल हर दूसरे दिन छपते रहते थे अखबारों में, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति के साथ, इतने बड़े जनप्रतिनिधि के साथ, इतने बड़े लीडर के साथ व्हेन यू गॉट पब्लिश्ड एज अ को राइटर, सह लेखक के रूप में आप छप जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता में आज का जो दौर आ गया है, हर कोई पत्रकारिता की ओर आना चाह रहा है। कई लोग जो है पत्रकारिता में इसलिए आना चाह रहे हैं क्योंकि जो ग्लैमर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है या दिख रहा है बाहर से, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप इन चीजों को? पहले भी क्या इसी तरीके से लोग आते थे या पत्रकारिता में इतना करियर बना पाते थे लोग? बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल का कोई एक जवाब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ या ना, लेकिन सवाल बहुत ही सटीक है। और सूर्या, अब देखा जाए तो अब उतना ग्लैमर नहीं रहा। हम लोगों के टाइम पे पत्रकारिता में ग्लैमर बहुत था। लोग ग्लैमर के लिए, लोग ऑनेस्टी के लिए, और लोग कुछ कर दिखाने के लिए पत्रकारिता में आते थे। वो धीरे धीरे हमारे टाइम पे ही, आप समझिए, हमने 2004 में इस तरफ आए स्कूल की तरफ, तो पत्रकारिता हमने 2002 में छोड़ दी थी। उस समय तक भी लोग ग्लैमर भूल गए थे, पर आज के इस दौर में सोशल मीडिया आ गया है, तो मैं नहीं मानता कि पत्रकारिता में ग्लैमर है। और पत्रकारिता जिस तरह से मीडिया हाउसेस सरकारों के लिए हो गए हैं, सरकारों के लिए समर्पित हो गए हैं, या सरकारों ने खरीद लिए हैं। अभी आप देखिए हिंदुस्तान में, भारत में, जहां तक मेरा ख्याल है, सारे मीडिया हाउसेस के और दूसरे बिजनेस भी हैं। जबकि पत्रकारिता का प्रोफेशन ये कहता है कि इफ समबडी इज इन द पब्लिशिंग हाउस, पब्लिकेशंस हाउस लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, तो वो उसे दूसरे बिजनेस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये माना जाता है कि शायद वो उसका लाभ लेगा। तो द हिंदू जो साउथ इंडिया से निकलता है और दिल्ली से भी निकलता है, मेरे ख्याल से अकेला पेपर है जिसका केवल पत्रकारिता और पब्लिकेशन ही बिजनेस है आजकल। हाँ, एक आध और होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन बाकी सारे अखबारों के दूसरे बिजनेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो अब पत्रकारिता का ईमानदारी से रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि देश में ईमानदार पत्रकार ना हो। और आपकी जो सोशल मीडिया है, उसमें आप जैसे युवा जो आ रहे हैं, वो लोगों को भले ही कुछ भी लगे, पर ये सोशल मीडिया बहुत कमाल करने वाली है। इसने मेन फ्रेम के मीडिया को, करोड़ों रुपए के बिजनेस को बेकार कर दिया। आपका एक इंटरव्यू, आपका एक सटीक रिपोर्ट पूरे विश्व में वायरल हो सकता है। सही बात। आप टाइम्स ऑफ इंडिया जिस दिन जितना ज्यादा पढ़ा जाता होगा, उससे ज्यादा लोग आपको व्यू कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया, आई थिंक। और आप सब लोगों के सामने बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। सही बात है, ये बदलता युग है पत्रकारिता का, और न्यूज जर्नलिज्म हम कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया उभर के आ रहा है। दिल्ली में सर पत्रकारिता जब आप कर रहे थे, क्या अनुभव रहे, क्या क्या कुछ चीजें, कुछ चीज किस्से याद भी होंगे आपको, क्योंकि हर जगह के कुछ किस्से याद रह जाते हैं, अभी भी याद करते हो? दिल्ली में पत्रकारिता बहुत छोटे लेवल पे हुई, मैं कहूँगा सूर्या, ऑनेस्टली तो कुछ खास मुझे नहीं था। पर इंदौर में मैंने एक व्यंग लिखा, उस व्यंग का नाम था हाय मेरी बीवी पार्षद हो गई। वो उस तरह का था कि भाई एक नेता था,
उसकी पार्षदी लड़ने की, वो पार्षद रहा भी था कई समय से, हाँ। लेकिन उसकी सीट जो है महिला के लिए रिजर्व हो गई। अच्छा। तो उसको बहुत ही दुख हुआ। तो किसी ने कहा यार महिला के लिए रिजर्व हो गई तो तू, तेरी शादी नहीं हुई, तू भी लड़ जा, हाँ। भाभी को लड़ा दे। तो उसने बेचारे ने लड़ा दिया भाभी को, और जब उसने लड़ा दिया तो उसकी भाभी उससे भी ज्यादा आगे निकल गई राजनीति में। वो बेचारा, उसका छोटा सा बच्चा था, उसी को खिलाता था घर में, और भाभी जाके नगर पालिका में बैठती और दुनिया की बातें होती। तो उसने बेचारे ने बड़े दुखी होकर के लिखा, हाय मेरी बीवी पार्षद हो गई। तो जो व्यंग मैंने उस छोटे से उम्र में लिखा, उस व्यंग को नई दुनिया ने, जो एक जमाने का मध्य प्रदेश का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा पेपर था, उसमें आप ये समझिए कि 20, 22, 25 साल के बच्चों का तो छपने का कोई चांस ही नहीं था व्यंग। प्रभास जोशी जैसे लोगों को व्यंग छाप रहे थे, और मेरा वो व्यंग छप गया। और मुझे 75 रुपए मासिक वो भी मिला, उसमें मेहनताना कहिए आप उसको, वो मेहनताना मुझे मिला। तो मैंने वो चेक जो मिला, मैंने आज तक उसको बुनाया नहीं। वो चेक मेरे पास कहीं अभी भी पड़ा होगा। अच्छा। वो मेरी ऐसी याद थी कि भाई इतने कम उम्र में, और माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता संस्थान के सारे लोगों ने मुझे उसके लिए बधाई दी और मेरा सम्मान भी किया कि नई दुनिया में आप व्यंग्यकार के रूप में छप गए। तो मैंने फिर व्यंग्य की तरफ भी थोड़ा सा लिखा और रिपोर्टिंग भी की। आजकल पत्रकारिता में क्या होता है कि अगर सामने वाला पत्रकार अगर सही कह रहा है, अगर कोई उसने रिपोर्ट बना दी, तो रिपोर्ट बनाते ही दूसरे दिन फोन आ जाते हैं, हटा लो नहीं तो। हमने कहा ना, इंटिमिडेशन हो गया है, पत्रकारिता बहुत चैलेंजिंग हो गया है, और एक तरह से एक पूरा क्लॉट बन गया है लोगों का, सरकारों का, अफसरों का, पत्रकारों का, मीडिया का। बस केवल एक न्यायपालिका होप है। तो इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन सचमुच में एक ईमानदार और दिलेरी की पत्रकारिता दिखाने का अब टाइम, यदि कहीं कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सोशल मीडिया है। मैं ये पूछना चाहूँ, वो जो व्यंग लिखा था आपने कि हाय मेरी बीवी पार्षद हो गई, उस व्यक्ति का कांटेक्ट किया उसने आपसे कि ये क्या लिख दिया तुमने? नहीं, वो तो एक कल्पना थी। हाँ। कि उसमें ऐसे व्यक्ति की कल्पना थी जिसकी सीट रिजर्व हो जाती है। बताओ, वो पार्षद बनने के सपने देख रहा है और उसकी सीट रिजर्व हो जाती है। हाँ। तो उसको दुख तो होता है। आजकल तो हर पंचायत में ये हो रहा है 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई। लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात ये हो गई कि सीट रिजर्व हो गई उसकी, he got her wife elected, बट वो उससे आगे निकल गई राजनीति में। सही बात। तो ये इसलिए बहुत स्पेशल हो गया कि वो हाय हो गया उसके लिए, हाय ये क्या हुआ, मेरी बीवी कहां से, ये काश हार जाती। वो ये सोच रहा है। तो वो एक कल्पना थी जो दिल की थी, उसमें कोई व्यक्ति नहीं था। और ऐसे लोग हैं भी हजारों जिनकी बीबियां एक बार राजनीति में उनकी कृपा से आई, लेकिन वो उनसे आगे निकल गई। पत्रकारिता का करियर काफी लंबा रहा, 10 साल का करियर आपने पत्रकारिता में। जी बिल्कुल। उसके बाद आपका इंद्रगढ़ आना हुआ? इंद्रगढ़ नहीं, उसके बाद सूर्या क्या हुआ, मेरी शादी हुई। अच्छा, दिल्ली के रहते हुए आपकी शादी? नहीं, वहां पे भोपाल, इंदौर रहते हुए। अच्छा, इंदौर में था। तो उस समय मैं फ्री प्रेस में था, अच्छा अखबार था, नामी अखबार था, लेकिन मेरी सैलरी 2000 में करीब 5000 रुपए के आसपास थी। अच्छा। ओनली 5000। मैंने कहा घर से उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था, और मैडम की एक्सपेक्टेशंस थी कि अभी हम नहीं पढ़ाएंगे ज्यादा कुछ, वैसे वो भी पढ़ा सकती थी, कोचिंग कर सकती थी। तो हमने कहा यार ऐसे कैसे काम चलेगा। और वो जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो धीरे धीरे स्क्वीज हो रही थी, नीचे आ रही थी। तो हमें लगा हमारा जो कन्विक्शन था वो डाउन हो गया। तो हमें लगा कुछ अच्छा प्रोफेशन देखना चाहिए। तो मैं पत्रकारिता के ही नाते सोशल मीडिया की जो शुरुआत हुई है वो हुई है इंटरनेट से। तो इंटरनेट में चला गया मैं। नई दुनिया ने अपना एक बहुत बड़ा वेब पोर्टल था, हिंदी का पहला पोर्टल, वेब दुनिया, webdunia.com, जो विश्व का हिंदी का पहला पोर्टल था और नई दुनिया की तरफ से शुरू हुआ था। उसमें कुछ उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जिनका पत्रकारिता का अच्छा अनुभव हो और साथ साथ में वो
टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो। तो मेरे साथ ये दोनों बातें थी कि मैं एज अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स आई वाज गुड एट टेक्निकल थिंग्स एंड स्टिल आई वाज गुड इन जर्नलिज्म एज वेल। तो मुझे लगा कि ये प्रोफेशन मेरे लिए हो सकता है। तो एज अ फीचर एडिटर मैं वहां चला गया उसके बाद वेब दुनिया में। उसके बाद 2-3 साल में वेब दुनिया में रहा। वेब दुनिया में भी कन्विक्शन पत्रकारिता का बहुत था, लेकिन लगा कि कुछ जिंदगी में कुछ करना चाहिए। देखो सफलता, मेरा जो मोटिवेशन था सूर्या, मैं बताऊं आपको, वो मैं दिल से बता रहा हूं कि मेरा एक वाक्य है कि सफलता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन सफलता से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में सार्थकता होना चाहिए। हाउ सिग्निफिकेंट योर लाइफ हैव बीन। जैसे सपोज करो ये कोई गरीब आदमी जिसके पास कोई ज्यादा जगह जमीन नहीं है, ज्यादा बड़ी नौकरी तो है ही नहीं उसके पास, लेकिन अगर वो रोज पानी पिला रहा है गर्मियों में अपने राहगीरों को निकलते हुए, और एक कलेक्टर है, आईएएस अधिकारी है जिसने जिले की कमान संभाली हुई है, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में भला नहीं कर पाया किसी का। और वो आदमी जिसके पास कुछ नहीं था, उसने केवल पानी पिलाया, बस वो पानी पिला के जीवन सफल हो गया। दोनों सपोज करो भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान यदि अपन मानते होंगे तो किसको ज्यादा बेहतर प्लेस देगा? मुझे लगता है कि जो सार्थकता है जीवन की वो उस आदमी में ज्यादा है, क्योंकि जैसे अपॉर्चुनिटीज तो बहुत मिली कलेक्टर को, लेकिन उसने कर नहीं पाया कुछ। वो केवल नेताओं की सेवा में लगा रहा, अपने प्रमोशन की चिंता करता रहा, अपनी गवर्नमेंट की स्कीमों में कुछ खाता पीता रहा, लेकिन एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं था वो हुआ। ये चीज मुझे इतनी मोटिवेट कर गई, मैंने कहा यार सफलता बहुत हो गई, अब ज्यादा कुछ होना है नहीं पत्रकारिता में। कॉर्पोरेट वाले आपको चूस डालेंगे, आपको पैसा बढ़िया देंगे तो आपकी जिंदगी भी खा जाएंगे, इसलिए नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन। और मैंने सूर्या ये डिसाइड किया कि मुझे सब कुछ छोड़ के अपने इंद्रगढ़ में कुछ कर देना है। इस दौरान आपकी शादी हो गई थी या शादी हो चुकी थी मेरी। अच्छा। और मेरी वाइफ इस बात के लिए बिल्कुल खिलाफ थी। वो कह रही थी कि अगर पैसे की कोई स्ट्रगल है तो मैं कोचिंग शुरू कर देती हूँ। जब मैंने ये निर्णय ले लिया कि मैं इंद्रगढ़ वापस जाके स्कूल खोल रहा हूँ, एक रात में बैठा था ऑफिस में 12 बजे, अक्सर मैं बैठता था 12 बजे। अकेले नहीं, बहुत लोग थे। अच्छा। क्योंकि नई दुनिया से जो वेब दुनिया थी वो भी एक पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म था। हाँ। और वेब दुनिया में इंटरनेट पत्रकारिता थी, तो मैं आर्टिकल्स देख रहा था, लिख रहा था, अपलोड करवा रहा था। हाँ। टेक्निकल टीम से। और मैंने लोगों से पूछा यार मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, उन्होंने कहा सर बहुत सही कर रहे हैं आप, आपको वापस जाना चाहिए, आप कमाल कर दोगे। हाँ। आपका गाइडेंस बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा यार स्कूल का नाम, उन्होंने कहा सर आप गाइड बहुत अच्छा करते हो। तो मैंने कहा फिर स्कूल का नाम क्या रखूं मैं? तो उन्होंने कहा गाइडेंस रख दो ना, कोई ये नहीं रखो शीतला माता और दुर्गा माता और फलाना दिखना, आप तो एकदम गाइडेंस रखो। इसका तो मतलब है कि नाम खुद बोल रहा है कि बच्चे आए और पढ़े भी और गाइडेंस भी पाए। तो बस मेरे को जिंदगी का पूरा मिशन मिल गया उस समय। एक पत्रकार के मुंह से गाइडेंस स्कूल का नाम क्या? एक पत्रकार के मुंह से गाइडेंस। मैंने कहा यार वो बोला गाइडेंस रखने से बस सब कुछ हो जाएगा सर। बस मेरी जिंदगी का वो पर्पज उस दिन उस रात को था। मैंने आया और उससे पहले आपने घर पे या मैडम से कुछ डिसाइड नहीं किया था कि ऐसा चल तो रहा था दिमाग में। हाँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से दिमाग में चल रहा था। मैडम ने कोचिंग करी और मैडम की कोचिंग इतनी बढ़िया चली दौर में, केवल 2 महीने के अंदर उन्होंने अपने कोचिंग में 25-30 बच्चे कर लिए। अच्छा। उन्होंने कहा जितना तुम कमाते हो उससे ज्यादा तो हम कमाने लगे, अब तुम काहे को जा रहे हैं भाई छोटे शहर में। शी वॉज डेड अगेंस्ट दिस मिशन, बिल्कुल खिलाफ थी वो छोटे शहरों में जाने के। और उसका एक ही कंसर्न था कि बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे आने वाले जो बच्चे हैं। उस समय मेरा एक बेटा भी है हो गया था आयुष। तो बोले इसका क्या होगा? मैंने कहा देखो यार हम लोग इतने होशियार हैं और स्कूल पढ़ा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं हम कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं भाई। अगर स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल में अगर हम और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे ना तो ये जरूर पढ़ जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। पर वो कन्विंस नहीं हुई और 1 महीने मुझसे
स्कूल खोलने के बाद बोली भी नहीं। वो मेरा एक बिल्कुल ही एक तरफा निर्णय था। मैं उसके लिए आज भी उसको सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अब उसको महसूस नहीं होता, क्योंकि उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। इतने बच्चे मिले, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, आपने सही कहा, सारे आसपास के स्कूलों में बच्चे ही नहीं बचे। इतने बच्चे आए। वो छोटी सी बिल्डिंग में 1265 बच्चे थे सूर्या, जब तुम पढ़ते थे। 4-5 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सही बात। बच्चे ही बच्चे भरे हुए थे। और सब्जी मंडी में होने के बाद, सब्जी मंडी में होने के बाद भी जहाँ भैंसें गायें इतनी चलती थी, वहां पे भी बच्चे लोग छोड़ने आते थे कि ऊपर क्लास चल रही है, बगल में बटा ले लो। कुछ भी हो रहा है। तो हिंदुस्तान में ऐसे ही पढ़ाई होती है। हाँ। और लेकिन आपको फिर भी ये गरीबों को होने के देखना है सूर्या, तो आपको वही देखना पड़ेगा। सही बात। आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड में जाओगे तो लोग जो जिन्हें पढ़ने की सबसे ज्यादा चीजें जरूरत है, होने के बावजूद भी इतनी अच्छी पढ़ाई और इतनी अच्छी गाइडेंस स्कूल में मिली है कि आज भी बच्चे ये चीजें देखकर और उनके माँ बाप आज भी पढ़ा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल हमारे पास बच्चों की कभी कमी नहीं आई। मुझे लगता है बच्चों के बच्चे भी आ गए होंगे पढ़ने के लिए। जरूर, सही कह रहे हैं आप। हाँ। बच्चों के बच्चे आए और बड़े खुशनुमा आए वो, और बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। और अभी भी हमारी स्कूल की संख्या अच्छी है, काफी बड़ा स्कूल है, मैदान है, उसमें अच्छी बातें हैं। हम लोग उसी मिशन से लगे हैं। और आप समझिए, मैं इस उम्र में भी बच्चों के साथ वॉलीबॉल खेलता हूँ। छोटे छोटी बच्चियों को मैंने वॉलीबॉल सिखाई, आपको भी सिखाई, प्रबल को भी सिखाई, और सबको, मतलब कम से कम। हाँ, आप थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं थे। नहीं सर, लेकिन प्रबल खेला। मेरे टाइम पे वॉलीबॉल शुरू ही नहीं हुई थी। हाँ, तो उस समय ग्राउंड में नहीं पहुंचे थे हम। हाँ। लेकिन प्रबल को खिलाया मैंने। प्रबल बहुत खेला वॉलीबॉल, और मैंने बहुत सारे लोगों को वॉलीबॉल सिखाई। और मेरे स्कूल की लड़कियां भोपाल तक खेल के आई हैं। ये भी एक बहुत बड़ी, मतलब संतोष का विषय है मेरे लिए। सर, शादी पे आते हैं। आप मैडम से आपकी पहली मुलाकात, या कहें कि अरेंज मैरिज हुई है आपकी, घर वालों ने बात उठाई, किसके थ्रू रिश्ता आया, कैसे सब? उनके परिवार के लोग आए थे, जैसा कि परंपरा होती है। मैं अपना इंदौर में था। इंदौर में था मैं, जॉब कर रहा था, जर्नलिज्म में ही था। तो रिश्ते उस समय जर्नलिस्ट लोगों के लिए कम आते थे। आज तो आते ही नहीं है शायद। उस समय थोड़े कम आते थे, आज आते भी नहीं है, क्योंकि शादियां बड़ी कठिन होती जा रही है। समाज की एक बड़ी समस्या है। सर, ये सुनकर के जो पत्रकार हैं वो थोड़े रुष्ट हो जाएंगे कि मैं शादी कराने नहीं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि लड़कों के रिश्तों में दिक्कत है। तो मैंने एक तो यही सोचा कि देखो, लड़कियां रिश्ते कम ही आ रहे हैं तो कर ही लो। दूसरा, एक फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता था, क्योंकि पत्रकारिता में उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया था कि मैं स्कूल में जाऊंगा। तो पत्रकारिता में मुझे, एक ईमानदार पत्रकार को तो पैसे कम मिल रहे थे। तो मैंने कहा ये मैथमेटिक्स की हैं और होशियार हैं, तो अगर नहीं होगा तो कहीं कोचिंग चलाएंगे। कैलकुलेशन कर लिया मैंने कहा आपने फ्री कर देंगी मुझे भाई, कि भाई पत्रकारिता में जो मिले तो ठीक है यार, घर तो अपन चला लेंगे। तो वो सेफ्टी देखना पड़ती है। अगर आप ऑनेस्ट बनना चाहते हो तो आपको बहुत सारे कंप्रोमाइज करना पड़ते हैं। आप सोचो कि आप 50 लाख की गाड़ी में भी बैठ जाओ और ऑनेस्ट बन जाओ, ये कभी नहीं होगा। कभी मौके आए कि पत्रकारिता में आपको सामने पैसे आए हों और आपने ठुकरा दिया? पहले दिन से ही वैसा होता है कि गिफ्ट मिलती है आपको, तो ये क्या मिलता है आपको? छापने के लिए मिलता है। गिफ्ट दे दी, किसी ने कुछ कर दिया। पर ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे हाथ में कभी लगी नहीं जो एक बहुत बड़े मैटर को लेके आई हो। पर हाँ, अगर रिपोर्ट आई है तो मेरे आने से पहले ही एडिटर की खबर आ गई कि भैया उस रिपोर्ट को मनोज अपने पास रखो, मालिक का आदेश है, वो छपना नहीं है। तो पैसे का ऑफर नहीं आया ऑनेस्टली, लेकिन होता है ऐसा। जब मैडम से का रिश्ता आया आपके लिए, क्या कहा घर वालों ने आपसे? उन्होंने कहा आपकी मर्जी है। नहीं, फोटो दिखा करके, फोटो दिखा के जरूर। मैडम, उस तरह से मैं उस समय बहुत स्मार्ट था। किसका फोन आया था आपके पास कि मनोज आपका रिश्ता जो है तय करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ? जीजा जी और हम लोग जाते थे देखने। लड़कियां 1-2 बार और गए थे, तो वो भी गए, उन्हें पसंद नहीं थी। पर मेरी जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी वो बहुत फिट बैठ रही थी। और मैथमेटिक्स की वजह से मेरा थोड़ा सा दिमाग स्कूल में था उस समय, हल्का फुल्का। मैंने कहा यार, एक बैठे बिठाए एक बढ़िया प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, उसको बिना पेमेंट दिए हुए आपके स्कूल को प्रिंसिपल भी मिल जाएगा, तो
मैंने कहा नहीं जी तो आइए, सर रिश्ता ऐसा तो कह पसंद सकते हैं कि आप प्रिंसिपल की खोज कर रहे थे शायद। हाँ? ये तो खैर कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल लिबर्टी वो दे रही थी। उनका जो कॉम्बिनेशन था शिक्षा का, और पत्रकारों को ये जरूर सोचना चाहिए, मैं कहूँगा कि आप अगर ऐसी लाइन में जाना चाहते हो जहाँ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो आप अपने बेटर हाफ को फाइनेंशियल सिक्योरिटी में रखिए, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते जीवन में, तो ये अर्थ योग है, आपको चलेगा नहीं आपका। तो कम से कम एक परिवार का सदस्य आपका कमा रहा होगा, तो आपको कोई ज्यादा कंप्रोमाइज करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। आर्थिक स्थितियां बहुत कंप्रोमाइज करते हैं आदमी को। जब शादी हो गई आपकी, आप पत्रकारिता, शादी होने के बाद भी आपने पत्रकारिता की, काफी फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसी हुई इतनी खराब नहीं थी, कोचिंग चल रही थी, लेकिन स्कूल का दिमाग आ चुका था। हुआ क्या, मेरा दूसरा बेटा जब आया इंदौर में, तो मम्मी आई। मम्मी ने कहा कि यार घर में इतनी बड़ी जायदाद है, पैसे नहीं है कैश में, तो क्या हो गया, धंधा नहीं चलता पापा का, लेकिन जायदादें तो उन्होंने बना के रखी है, उनका क्या होगा। तुम्हारा छोटा भाई बहुत सीधा है, वो क्या करेगा, तुम वापस आओ। हम तो ये समझते थे कि तुम बिल्कुल आलसी हो, और तुम तो इतनी मेहनत करते हो कि सुबह 8 बजे जाते हो और रात को कंपनी में ही खाना खा के 12 बजे वापस आते हो। अगर तुम इतना मेहनत कर सकते हो, 14-15 घंटे की नौकरी कर सकते हो, तो तुम घर पे काम बहुत अच्छा कर सकते हो। हमें तुम्हारी जरूरत है, छोटे भाई को तुम्हारी जरूरत है, आप आ जाइए वापस। माँ का आदेश था। हमने कहा देखो मम्मी, हमसे नहीं होगा कि हम किराने की दुकान खोल लें या पापा का बिजनेस कर लें, ये हमारे टेम्परामेंट क्या में नहीं है। बिजनेस था? पापा की किराने की दुकान थी, छोटा सा काम था। हमने कहा हमसे नहीं होगा, वो बड़ा भी नहीं होगा, हम तो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम तो लिखेंगे पढ़ेंगे। तो बोले लिखने पढ़ने के लिए तो उनके मुंह से निकल गया बात कि तो उसके लिए स्कूल खोलो ना। लिखा यार मम्मी ये तो काम जम जाएगा। इस दौरान मैडम कहाँ थी? मैडम पास में थी, उन्होंने बहुत नाराजगी व्यक्त की कि हमें कुछ स्कूल नहीं खोलना। हमने कहा तुम्हें वापस नहीं देखना पड़ेगा। हम इंदौर में थे सूर्या, जब हम खाना खाने जाते थे बाहर, तो हमें मेनू देखना पड़ता था, कैसा कितने रेट का डोसा है। हमें गाड़ी में छोटी सी गाड़ी मिलती थी जाने के लिए, उसका बहुत दूर तक हम जा नहीं पाते थे, पेट्रोल ज्यादा खर्च हो जाएगी। 50 रुपए का अगर डोसा है तो हमें 30 रुपए वाला ठेले पे खड़े होके खाना पड़ता था। तो हमने मैम को यही समझाया कि देखो, तुम अगर मेनू देखना भूल जाना चाहती हो, तुम अगर फाइनेंशियल लिबर्टी चाहती हो, तो बनिया की एक ही बात मानो, वो है कि फाइनेंशियल लिबर्टी अपने बिजनेस से आती है, किसी दूसरे के बिजनेस से नहीं आती। दूसरे लोग जितना पैसा बढ़ाएंगे आपको, उतना पैसा वो आपसे उतनी ज्यादा मेहनत लेंगे। अगर हमारा जॉब बहुत अच्छा हो भी जाएगा, तो वो दिन रात हमें जोतेंगे, उसमें हमसे काम लेंगे, हम आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, आप हमें टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब हम स्कूल चलाएंगे ना, तो 5-6 घंटे पढ़ा के उसके बाद हमें ग्वालियर आने में कहीं कुछ नहीं लगता। सही बात। हम आराम से अपना मेनू नहीं, और सचमुच में बात है, हमारा स्कूल एकदम सिंपल फीस का है, तब भी हमने कभी मेनू नहीं देखा। हमने कभी बच्चों को पढ़ाने की फीस का पूछा नहीं। इतना तो मिल जाता है उसमें कि सब कुछ हो जाता है। तो ये बात रही सूर्या। तो उसके बाद आपने सोचा कि चलिए स्कूल खोलते हैं, और आप सीधे इंदरगढ़ आ गए। इंदरगढ़ आके क्या कुछ मुश्किलें आई स्कूल खोलने में? कितने रुपए थे आपके पास? ऑफ कैमरा आपने बताया 40,000 रुपए थे कुछ। तो 40,000 रुपए में स्कूल खोलना बड़ी बात है, क्योंकि आज 2004 की बात है ये। 2004 में 40,000 रुपए भी उतने कम नहीं होते थे। शिक्षा विभाग के धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने हमें बिना किसी पैसे के लेन देन के मान्यता दी, क्योंकि हमारी योग्यता को देख के उस समय हमारे एक राम प्रकाश तिवारी जी थे, उन्हें लगा कि आप बहुत अच्छा स्कूल चलाओगे मनोज, और आपका इरादा नेक है, तो उन्होंने हमें बढ़िया मान्यता दिलवाई, और बिना किसी पैसे के। अच्छा, 15,000 तब पहले मानता ज्यादा 15,000 रुपए की एक एफडी लगती थी। अच्छा। तो वो एफडी का तो नियम था, लेकिन सर ने हमको 1 साल के लिए एफडी में भी माफ कर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा देखो जमा तो करना पड़ेगी आपको, लेकिन आपकी हम कंडीशन लगा देते हैं, अगली साल जमा कर देना। और 40,000 रुपए में घर का जो मकान था, एक किराया वाली बिल्डिंग नहीं थी, घर के मकान को थोड़ा सा, उस समय जमाने में फैशन नहीं था ज्यादा। घर का मकान? वही सब्जी मंडी के पास, सब्जी मंडी जो आप बता रहे थे, सब्जी मंडी के पास अच्छा बढ़िया मकान था। उसको थोड़ा सा हमने स्कूल नुमा करा लिया, और टाट फट्टी की शुरू कर दी स्कूल क्लासेस।
पढ़ाई इतनी जोरदार थी और फैशन था नहीं, चल पड़ा स्कूल, चल पड़ा तो बस पढ़ाते गए और रमते गए। कितनी फीस रखी आपने शुरुआत? उस समय 100 रुपए पर मंथ थी और 10 महीने की फीस 1000 रुपए एक बच्चे से। इतने मेरे लिए काफी थे, उनके लिए भी बहुत कम थे। लग गई भीड़, और भीड़ अभी तक लगी, और भीड़ अभी तक लगी है। और अब थोड़ा सा जमाना फैशन का बन गया है, लोग सस्ती चीजों को पसंद नहीं करते, लेकिन हम महंगा नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा एक मिशन आज भी है कि कोई बच्चा जिसके पढ़ने का मन हो वो पैसों की वजह से ना लौटे। और कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जिसमें बहुत पैसा है, जैसे D.Ed, B.Ed, ये डिग्रियों में बहुत लोगों ने कहा कि आप चले जाओ, हम सिफारिश लगा देते हैं, आपको मिल जाएगी। हमने कहा हमारा जन्म डिग्रियां बेचने के लिए नहीं हुआ, हमने आज तक उन डिग्रियों को नहीं लिया। जो मेहनत की कमाई है उससे हम लोग चलते हैं, और हमारा निर्णय सही था और हम खुश हैं। संतुष्ट हैं आप अभी? बिल्कुल, बहुत संतुष्ट हैं। देखिए, संतुष्टि का मार्ग अंदर से निकलता है। आप ऐसे सोचिए, एक मूवी में किसी 15 मिनट के कलाकार ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर दी, तो हम सब लोग मूवी देख के आएंगे, बोलेंगे यार डायरेक्टर कैसा बेवकूफ है, उसको हीरो क्यों नहीं बनाया यार, वो तो 15 मिनट की एक्टिंग में कमाल कर गया। लेकिन भैया डायरेक्टर है जो, उसने तो रोल तुम्हें गद्दार का दिया है ना, आगे वाली फिल्म में बन जाओ, पर अभी तो तुम गद्दारी करो, तुम्हें रोल ही मिला है उस तरह का। तो ऐसे ही सूर्या जिंदगी में हमें रोल मिला है, ईश्वर ने हमें रोल दिया है। हमें रोल छोटे स्कूल में गरीब बच्चों को, अधिकांश मुस्लिम हिंदू जो गरीब तबका है, जो SC ST समुदाय है, उनको पढ़ाने का रोल है, उनको कुछ बनाने का रोल है। कुछ उच्च स्तर की जातियों के लोग भी हैं लेकिन गरीब हैं, उनको बहुत अच्छा दिमाग में देखता हूँ, उनमें पकड़ लेता हूँ उनको, और उनके साथ मैं मेहनत करता हूँ, वो कुछ बन के दिखा देते हैं। ये हमारा रोल है। हमारा रोल है ही नहीं कि हमें बहुत बड़ा स्कूल चलाना, तो हमें दुख क्यों होगा। ऐसे ही कोई हर आदमी जिंदगी में एक रोल समझ ले अपना कि भैया हमें तो ईश्वर से यही भूमिका मिली है, हमें लिमोजिन या BMW में नहीं बैठना, हमें तो 2 सीटर में आ गए हम यहाँ आपके पास। 50 रुपए लगे, वो लेके आ गया। लिमोजिन में भी आते तो क्या हम दूसरे हो जाते? आप बताओ, हम खुश हैं उसमें। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, इट कम्स फ्रॉम विद इन, आपको वो अंदर से निकालना पड़ेगा। इसके लिए कोई मनी नहीं है, कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा बताओ, कौन सा आदमी कौन से अमाउंट के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा? गांधी जी का हम एक बयान पढ़ते हैं जो सब जगह लिखा रखा है सरकारों ने, और जगह जगह मिलता है हमें लिखने, कि इस दुनिया में इतना जरूर है कि हर आदमी की मिनिमम आवश्यकताओं को वो पूरी कर सकती है, ये पृथ्वी माता। लेकिन पता, अगर वो आदमी ग्रीडी हो जाए तो एक आदमी को भी ये पूरी प्लेनेट पर्याप्त नहीं है। मतलब पृथ्वी के अंदर इतना कुछ भी नहीं है जो एक ही आदमी के लालच को पूरा कर दे, एक का भी नहीं पूरा कर पाएगा। तो आजकल सब लालची हो रहे हैं, और सब हो रहे हैं तो क्या होगा, हमें अंतरिक्ष भी कम पड़ जाएगा हमारा। जा तो रहे हैं अंतरिक्ष, लेकिन इसके लिए थोड़ी जा रहे हैं, जाने वाले तो दिल से जा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आपको ग्रीड से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, प्लॉट कट गए सर, कितना भी अमाउंट हो। चांद पे प्लॉट कट गए हैं सर, अपने नाम पे प्लॉट खरीद रहे हैं लोग चांद। पता, वो लोग जो प्लॉट खरीद के चांद पे जाना चाहते हैं या अंतरिक्ष में जाना चाहते हैं, ये एलन मस्क का सपना है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि उसके लिए क्या फिटनेस लेवल चाहिए, क्या ट्रेनिंग चाहिए। वो कभी नहीं जा पाएंगे। उस पे जाएंगे जिनके अंदर अनुशासन होगा, जो फिजिकली ट्रेंड होने को तैयार है। लोग एक समोसा नहीं छोड़ना चाहते, लोग गुटखा नहीं छोड़ना चाहते जीवन में। चांद पे क्या जाएंगे यार? चांद पे तो हम और आप जैसे लोग जाएंगे जिनकी फिटनेस लेवल अच्छी होगी, सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा होगा, और जो ट्रेनिंग के लिए होगा। हम अपने बच्चों को 2 बातें हमेशा बताते रहते हैं कि ट्रेनिंग मेक्स मैन डिफरेंट एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप डिफरेंट बनना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग लीजिए। हिंदुस्तान का आदमी ट्रेनिंग के प्रति उतना रुझान उसका होता नहीं है।
जैसे आप एक ट्रेंड जर्नलिस्ट हैं, आप अलग हैं। अगर आप और ट्रेनिंग के लिए जाएंगे आप और अलग हो जाएंगे। और जो नॉन ट्रेनिंग बंदा है वो डिफरेंट नहीं हो सकता, कितना भी टैलेंटेड हो। सचिन तेंदुलकर बहुत टैलेंटेड थे, व्हाट अ टैलेंट। युवराज सिंह बहुत अच्छे टैलेंटेड थे, लेकिन सबने ट्रेनिंग ली। और विनोद कांबली इन दोनों से भी टैलेंटेड था, पर ट्रेनिंग को डिनाई किया उसने। सही बात। वो हाव भाव में चला गया। जो क्रिकेट की सफलताएं मिली उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाया हो। सचिन ने उनको समझाया कि भाई ट्रेनिंग लीजिए, सेशन ज्वाइन कीजिए। यहाँ सेशन चल रहे हैं, कोच उनको बुला रहा है, उनकी दारू पार्टियां चल रही हैं। उनका क्या हुआ दुनिया जानती है। तो ट्रेनिंग मेक्स मैन डिफरेंट। हमें ट्रेनिंग की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चंद्रमा पे अंतरिक्ष में जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। सुनीता विलियम 9 दिन के लिए गई थी, वहां ट्रेनिंग थी, इसलिए मजबूरी में 9 मंथ रह के आई वो, और फिर भी जिंदा लौटी। कोई बगैर ट्रेनिंग का आदमी 9 सेकंड रह के दिखा दे। इवन एलन मस्क हिमसेल्फ कैन नॉट गो एंड स्टे देयर फॉर 9 सेकंड्स। आई क्लेम खुद भी जा सकते थे, खुद भी जा सकते थे, नहीं जा। तो सफल होने का पैमाना क्या है आपके लिए? अभी आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपने इतना जीवन निकाल लिया है, स्कूल खोला, क्या आप सफल हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा, और इसका जवाब मैं थोड़ा सा तुम्हें पहले भी दे चुका हूं, पर इस छोटे रूप में मैं इसी को कह सकता हूं कि सफलता इज नॉट समथिंग विच इज इवेल्युएटेड बाय अदर्स। दूसरे लोग उसका मूल्यांकन करें वो सफलता नहीं है। सफलता का मूल्यांकन आपको खुद करना पड़ेगा। किन पैमानों पे खुद किन पैमानों पे? पैमाना कुछ भी नहीं है, ये पैमाने अंदर से आना चाहिए। आपको जो रोल मिला है, अगर आपने उस रोल को प्ले किया है, आप सफल हैं यार। सफलता पैसे की, आपने कितने पैसे कमाए इसके लिए कोई सफल है? अगर इसके लिए कोई सफल है तो बिल गेट्स और जॉर्ज बेजोस की जिंदगी में तलाक क्यों हो रहे हैं? सही बात बताइए। वो उनकी फैमिली लाइफ असफल हो गई, उनकी बिजनेस लाइफ सफल है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े जबरदस्त घराने हैं, पर उनकी फैमिली लाइफ सफल हो गई नहीं हुई। तो सफलता को कैसे जोड़ोगे? सफलता इज नॉट अ होल थिंग कि भैया एक बार कह दी वो सफल है। वो सफल है, वो फैमिली लाइफ में असफल है, वो कोई किसी फ्रंट पे असफल है, कोई किसी फ्रंट पे असफल है। तो आप सफलता को ऐसे नहीं मान सकते कि उसके कोई पैमाने बना दिए जाएं। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट कम्स फ्रॉम द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एंड सक्सेसफुल पर्सन इज नॉट इंपॉर्टेंट देन द पर्सन हुज लाइफ इज फॉर अदर्स। इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए लोगों ने जो काम किए वो ज्यादा सफल मानना चाहिए, समाज में उनकी ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। तो आप सफल हैं, कोई आपको असफल नहीं कह सकता। आपने स्कूल जब खोला सर, तो ज्यादातर स्कूल जो चलते हैं वो 6 से 12, 7 से 1 के टाइम पे चलते हैं, लेकिन आपने स्कूल समय से परे जाकर, मतलब इन जो 6 घंटे हैं उसको स्कूल नहीं समझा। उसके अलावा भी शाम को, रात को, जब आपको समय मिला, जब जो बच्चे आ रहे हैं, आपने डांट तक करके बच्चों को बुलाया, उनके माँ बाप को बुला करके बच्चों को बुलाया कि नाइट क्लास में आइए, टाइमिंग क्लास में आइए। ये आपने जो टाइमिंग क्लास बताया ना, ये बड़ा अच्छा फंडा था। आप सोचिए उस 10-15 साल पहले जब ऑनलाइन लाइब्रेरी का जमाना नहीं था, आजकल तो लाइब्रेरी चल गई है, तब गाइडेंस पब्लिक स्कूल वो चीज कर रहा था। ये मैंने कहां से देखी? मैं जब जेएनयू में था, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो मैं सुबह 8 बजे वहां पढ़ने जाता था और शाम को 8 बजे निकलता था वहां। बीच में कहीं एक डोसा खा लिया, एक समोसा खा लिया, बस हो गया। तो मैंने देखा जो आईएएस बन रहे थे वहां लोग, वो ऐसे ही 12-12 घंटे पढ़ रहे थे। वहां की जो लाइब्रेरी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पढ़ाते थे। वहां पे एसी वेसी नहीं लगे थे, आजकल जाकीबाजी सब हो गई है, पर बच्चे जो बिहार से आ रहे थे वो थे। मैं भी तैयारी कर रहा था, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा कि अगर हमको इंदरगढ़ जैसी जगह में या गांव के बच्चों को कुछ विशेष अचीव करना है तो उन्हें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग लेना पड़ेगी, उन्हें प्रैक्टिस देना पड़ेगी। गांव में घर पे माहौल नहीं होता पढ़ाई का, मोहल्ले से बच्चे बुला ले जाते हैं,
कहीं कुछ कर जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को यही सिखाया था कि भैया स्कूल आओ, स्कूल में आके छुट्टी में घर जाओ, 1 घंटे आराम कर लो, खाना खा लो और फिर आ जाओ वापस। मैं बैठा हूँ, बीच शहर में स्कूल है, रात को 8 बजे तक 10 बजे तक पढ़ना है, पढ़ो। मैं घूम रहा हूँ, तुम बातें भी नहीं कर पाओगे। तो इसी को बोलते थे अपन टाइम इन कई बार क्लास। सर आपको सर ने आपने घूमते घूमते कईयों को चपेट मारनी है, कई बिल्कुल बच्चे पिटे हैं, सख्ती से पेश है ना? आता था मैं। तो कई बहुत बहुत बच्चे डरते लेकिन थे वो जो आपसे। टाइम इन में जो जलवा था, वो टाइम इन के बच्चे आज मद्रास आईआईटी में हैं। आज वो बच्चे, संजय यादव जो टाइम इन का नंबर 1 का खिलाड़ी था, आईआईटी खड़गपुर से उसने बीटेक किया और आज वो 70-80 लाख के पैकेज पे है। जो बच्चे टाइम इनको झेल गए, जो उस ट्रेनिंग को झेल गए, वो बच्चे जाने कहां से कहां निकल गए, उस छोटी सी जगह से, इंदरगढ़ से। ये टाइम इनका कमाल था। केवल स्कूल चलाना या अच्छा पढ़ाना पर्याप्त नहीं हो सकता था, वो टाइम ही नहीं थी जिसकी आपने बात करी, वो गजब चीज थी। आज भी मैं कोशिश करता हूँ वो चले, लेकिन अब बच्चों को मोबाइल ने खत्म कर दिया। अब बच्चे टाइम इन में नहीं आते। उस समय मोबाइल में जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई मोबाइल से? मोबाइल से बच्चे पेरेंट्स की कंट्रोल से बाहर चले गए। पहले मैं फोन कर देता था, पेरेंट्स भेज देते थे टाइम इन, सख्ती से पैसा, चलो जाओ, बड़े सर ने बुलवाया है, जाइए आप टाइम इन में चाहिए, वो आ जाता था बच्चा। पर आज वो मोबाइल चला रहा है ना, तो उसको कोई भी कहे कुछ भी, वो नहीं आएगा। कंट्रोल खत्म हो गया बच्चे का, खुद पे भी और घर वालों का भी उस पर। पहले अगर आप पिटाई भी लगा देते थे, पीट भी देते थे, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी, माँ बाप भी नहीं बोलते थे कुछ भी, है ना? सही बात है, सीधी सीधी बात, मांस मांस आपका, हड्डी हड्डी आपकी, मांस मांस हाँ ऐसे ही बोलते ऐसे ही बोलते तो ये पहले ही कह देते थे। लेकिन आप आज के दौर पे अगर आपने हाथ भी लगा दिया बच्चे को, तो नौबत आ जाती है। देखो, बच्चे को जब अपन मारते हैं थोड़ा बहुत, तो उसकी डिग्निटी से तो समझौता होता है, बुरा तो लगता है यार। उस समय हम जब सख्ती करते थे, तो वो पेरेंट्स की दम थी, पेरेंट्स की ताकत थी। आज पेरेंट्स बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, खासकर माँ। अगर आपने सही ढंग से भी मारा है बच्चे को, एक चांटा भी मार दिया छोटा सा धीरे से, तो माँ उस 3 साल के बच्चे को मानेगी कि हाँ मेरा बेटा सही बोल रहा। तुम्हारा स्कूल का 30 साल का लड़का, टीचर, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, तो बताओ फिर कोई क्यों मारेगा? सरकारें भी बहुत सही हैं, उन्होंने ये सब चीजें खत्म इसलिए कर दी कि भैया तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, अच्छे से रहो, हम तुम्हारी डिग्निटी के साथ समझौता नहीं। क्योंकि जो बच्चे, कई बार ये होता है कि जो बच्चे मारते हैं, ठीक है वो पढ़ गए, सुधर गए, लेकिन वो कभी कभी बेशरम भी हो जाते हैं, उनकी डिग्निटी से लॉस होता है उनका, उनको उनकी जो सौम्यता है उसमें कमी आती है। तो शायद अगर मैं थोड़ा बहुत सख्ती करता था तो वो शायद मैं गलत था, लेकिन जो मेन कंट्रोल बाहर हुआ है वो सख्ती खत्म होने से नहीं हुआ, वो मोबाइल से हुआ है। मोबाइल ने दिशा भूल कर दी, दिशा भूल कर दी। और ये समझ लो, ये जो भूकंप से भी ज्यादा खतरनाक है ये समाज के लिए। लेकिन उस जो भूकंप, मतलब आप समझ लो 9 रिचर स्केल पे ये 9 डिग्री का भूकंप है मोबाइल। आप सोचिए 9 डिग्री में क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता। 9 रिचर स्केल पे अगर भूकंप 9, अभी जो बर्मा में आया है लेटेस्ट, वो आया है 7.5 का, 7 में ही उसने खेल खत्म कर दिया। मतलब 80% बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉयड, डेमोलिश्ड, नथिंग इज देयर। ये जो मोबाइल वाला जो सुनामी है, 20-30 लोग मारे गए। ये जो मोबाइल वाला सुनामी है, ये 9 है रिचर स्केल पे। अच्छे जो देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया बच्चों पे मोबाइल का। और आज देखिए आप, छोटे छोटे बच्चों को आप पॉकेट मनी में 10 रुपए देते हो, वो जाके 10 रुपए में भी वो जाके लूडो खेले आते हैं। आईपीएल में जबरदस्त सट्टा चल रहा है। मतलब आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो? हर आदमी के पास ऑप्शन क्यों है? वो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं,
गरीब की पूरी जुड़ी जुड़ाई संपत्ति चली जा रही है। मोबाइल ने कितनी सारी चीजें पॉजिटिव दी होंगी, पर उससे लाखों गुनी चीजें इसने नेगेटिव दी हैं। क्या लगता है सर, अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही और मोबाइल इसी तरीके से बच्चों पे हावी होता रहा, तो पहले की पीढ़ी जो थी 2005 से या पहले तक की, या 2010 से पहले की, उनके हाथ में मोबाइल नहीं थे, वो पीढ़ी यहाँ तक आ पाई। अब जो बच्चे हैं उनके हाथ में मोबाइल है, दिशा भूल है, दिशाहीन है, कहाँ तक जाएंगे और क्या भविष्य दिख रहा है आपको उन बच्चों का? बहुत ही ज्यादा अंदर से मतलब सब कुछ चेंज कर देने वाला सवाल है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट क्या होगा, लेकिन सचमुच में इतनी बात जरूर है कि मोबाइल की, जितना मोबाइल चल रहा है उसकी केवल 5% जरूरत है, लेकिन उसको लोगों ने पेट से जोड़ दिया, धंधे से जोड़ दिया। सरकारों के लिए वो टैक्स का एक बहुत बड़ा कारण बन गया, इसलिए वो चाहते हुए भी ऑनलाइन फ्रॉडिंग इन सब पे प्रतिबंध नहीं लगा पा रही। ऑनलाइन फ्रॉडिंग एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत लोगों के पैसे लुट रहे हैं। मैं इस तो साइबर अरेस्ट नाम से साइबर अरेस्ट हो रहा है। देखो मैं बता रहा हूं आपको सूर्या, जैसे आप एक जर्नलिस्ट हो, चलो आपके उसमें मैं मान लेता हूं कि 4 लाख रुपए हैं, भाई आप कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो चला नहीं रहे, कोई कंपनी तो चला नहीं रहे, आपको परमिशन क्यों है 4 लाख रुपए ट्रांसफर करने की? मैंने आज से 5 जब आयुष मेरा बाहर पढ़ने गया, उसी समय मेरे एक फ्रेंड का फोन आया केरल से, बोले सर मैं बहुत अर्जेंसी में फंसा हूं, मुझे 50 लाख रुपए ट्रांसफर करो। तो मेरे पास तो ऑनलाइन अकाउंट नहीं था, मैंने आयुष से कहा, आयुष बोले पापा कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं हो पाएंगे ट्रांसफर पैसे। 10,000 रुपए जाएंगे, फिर 3 घंटे बाद 10,000 जाएंगे, फिर 3 घंटे बाद, वो तो सुबह तक हो पाएंगे। मैंने उसको फोन किया, देखा यार सुबह तक हो पाएंगे, 10,000 से ऊपर की परमिशन नहीं है हमें। तो 10,000 से ऊपर की जब परमिशन नहीं है तो वो सुबह तक क्या, वो दूसरे दिन शाम तक हो पाए वो पैसे, लेकिन हो गए। तो भैया तुम ये क्यों नहीं करते? आज किसी आदमी को डिजिटल अरेस्ट है, उसके खाते में से पैसा जा क्यों रहा है, तुम जैमर क्यों नहीं लगाते? तुम 10,000 रुपए, हमें 10 चाहिए, वही कंपनी कोई है, कंपनी 10 लाख जमा कर दे, 1 करोड़ जमा कर दे, चलेगा भाई। एक आम आदमी को तुम क्यों एक्सेस दे रहे हो? किसी बंदर के हाथ में तलवार क्यों पकड़ा रहे हो तुम? आज पता, जो फ्रॉड लोग हैं, जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, उन्हें आपके हाथ में मोबाइल नजर नहीं आता, वो बैंक अकाउंट नजर आता है। इस बंदे के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, क्या मैं ले सकता हूं? जब उसे ये पता लग जाएगा ना कि भैया ये बंदा तो 24 घंटे में 10,000 जमा कर पाएगा, भूल जाएगा वो फ्रॉड ब्रो। आपके पैसे 10,000 से ज्यादा जा ही नहीं सकते। दूसरे दिन आप डिजिटल अरेस्ट हो जाए, कुछ भी हो, आप कह दोगे कि भैया मेरे तो पैसे ही बेकार चले गए। तो ये प्रोसेस में बदलाव करना चाहिए। गवर्नमेंट जो भी है, जिस राज्य की है, उन्हें ये सब चीजों पे बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। क्यों हम इतनी एक्सेस दे रहे हैं लोगों को, क्या जरूरत है इस एक्सेस को देने की? क्या सर, स्कूल का इतना लंबा करियर रहा आपका, अभी तक आप स्कूल चला रहे हैं, मुझे लगता है अभी काफ़ी साल और चलाएंगे। टाइमिंग क्लास, नाइट क्लास, कई क्लासेस आपने चलाई हैं, काफ़ी खट्टी मीठी यादें रही होंगी, कई चीज़ें रही होंगी जो आज याद आती हैं, जो पुराने बच्चे होंगे, या शुरुआत आपने जब की थी कि कंपटीशन करा रहे हैं गंज में, नींबू रेस करा रहे हैं, कुछ किस्से सर बताइए जो दर्शक सुन। जी, एक बहुत अच्छा किस्सा है, आपने अच्छा पूछा कि एक बार हम लोगों ने कुछ अलग प्रोग्राम कराने थे, तो एक बार हम लोग कबूतर उड़वा रहे थे, और कबूतरों के पंखों में नीचे जो पंजे थे उनके, उनमें गुब्बारे हमने बांध रखे। और कबूतर के जो पंजे होते हैं, आपने देखा होगा सारे पक्षियों के, वो थोड़े नुकीले होते हैं। हाँ। तो वो जाहिर है कि वो आगे पीछे जाके उनमें टकराएंगे गुब्बारे, और टकराएंगे तो वो फट जाएंगे, तो उनमें से फूल निकलेंगे। तो हमारा आइडिया ये था कि अगर 30-35 कबूतर आप उड़वा दो, तो उसमें से अगर 15-20 भी फूटे गुब्बारे, तो उसमें से फूलों की बरसात हो जाएगी। तो एक नाटक नीचे करने वाले थे, जिसमें शहीद होने वाले लोग थे, आतंकवादी हमला हो जाता है और लोग आम आदमी को बचाने के लिए शहीद हो जाते हैं, और आखिरी में जब वो शहीद करके भारत माता का गाना, राष्ट्रगान बजता है,
तो उसी समय वो कबूतर उड़ाने वाले कबूतर उड़ाते और कबूतर उड़ा के वो फटते और वो शहीदों पे फूलों की बारिश आसमान से हो ऐसा जाती। प्लान था आपका? ऐसा 15 अगस्त में ये प्रोग्राम था हमारा। ठीक। बहुत अच्छी याद है ये। तो हम लोगों ने उसकी रिहर्सल भी बहुत की। एक कबूतर पाले हुए था, आपके रिलेशन में ही है कोई, जो हनुमान जी के मंदिर के बगल में रहते हैं। हाँ। वो उस समय कबूतर पाले हुए थे, हमारे स्टूडेंट भी थे वो भैया। तो उन्होंने कहा कि सर 30 तो छोड़ो, हम तो 40 कबूतर ले आएंगे आपके लिए। तो हमने उनकी ट्रेनिंग दी और ऐसा किया हमने। अब जिस दिन वो प्रोग्राम हुआ 15 अगस्त के दिन, पूरा इंद्रगढ़ जुड़ा हुआ था, वहां पे इकट्ठा था। सारे लोग जो है देख रहे थे कि आज फूलों की वर्षा होने वाली है, क्योंकि हमने माइक से करवा दिया था अनाउंस। अनाउंसमेंट करा दिया था पूरे इंद्रगढ़ में कि कल फूलों की वर्षा आसमान से होगी और बिना हेलीकॉप्टर के होगी, कबूतरों से होगी। तो लोग बहुत सारे संख्या में आए देखने और शानदार नाटक हुआ। आतंकवादी हमला टाइम पे हुआ, उन्होंने बचाया और आतंकवादियों को मार डाला। उसमें 2, 3, 4 शहीद जो है वो शहीद हो गए बच्चे, वो गिर पड़े और भारत माता का राष्ट्रगान जैसे ही बजा और कबूतर उड़े। कबूतर उड़े तो वो फटे भी, और फटे तो उसमें से एक बच्चे ने किसी बिना प्लान के, उसमें जो माला होती है बिल्कुल लाइट वेटेड माला थी, फूलों की नहीं थी वो, क्योंकि फूलों की होती तो कबूतर शायद लेके उसे उड़ ही नहीं पाता। पॉलीथीन की आती है, पॉलीथीन की आती है, जो चमकनी सी पनी आती है, वो वाली माला उसने रखती। अब वो जो फटा वो माला उतर के आई और वहां उनमें श्रीवास्तव जी हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, उनके गले में हार की तरह वो गिर गए और शहीदों पे मतलब इतने फूल गिरे। हाँ। वो 40 कबूतरों को, जिनका मैं हमेशा धन्यवाद करना चाहूंगा उन्होंने वो शहीदों को फूलों से ढक दिया। हाँ। आप सोचिए कितनी तालियां बजी होंगी उस प्रोग्राम को देखने के लिए। मतलब वो चीज जीवन की बहुत अच्छी मीठी यादों में से एक है। कई बार कड़वी यादें भी रहती हैं, बहुत सारी स्कूलों में कुछ का कुछ हो जाता है। जो है किस्सा लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे, पंचायत करके वेब सीरीज आई थी, आपने देखी है? जी मैंने नहीं देखी, मैं इंटरनेट से मेरा टाइम इन बहुत कम है। उसमें जो है विधायक जी कबूतर उड़ाते हैं, उड़ाने का प्रोग्राम रहता है। अच्छा। तो उस कबूतर को लेके कबूतर गो बोलते हैं, तो कबूतर क्या मर जाता है। ओह माय गॉड तो उस पर विवाद छिड़ जाता है। जी जी जी। तो कबूतर का क्या है, अभी काफी सारे मीम जो है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल। जी जी। अभी भी वायरल चल रहा है तो उससे कनेक्ट करेंगे लोग नहीं देखो, स्कूलों में तो ये सब चीजें बच्चों को कुछ सिखाना पड़ती है तो परमिसेबल रहती हैं। ऐसी कोई उसमें विवाद की बात उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। और ईश्वर की कृपा है कि कोई कबूतर मरा नहीं, सबके सब उड़ गए और 40 के 40 उस बंदे के घर पे भी पहुंच गए। हाँ, उनमें एक विशेषता होती है कि वो नगर तो छोड़िए आप, उन्हें 7 समुंदर पीछे भी छोड़ेंगे तो वो उसी जगह आके बैठ जाएंगे। उनका जो जीपीएस लोकेशन माइंड का है वो बहुत अद्भुत है, वो उसी जीपीएस को पकड़ लेते हैं। अपने स्कूल में काफी प्रोग्राम ऐसे भी कराए जिसमें म्यूजियम टाइप के अपने स्कूल में बनवाते थे। जी, गांधी की एक बार हमने वो लगाई थी प्रदर्शनी, नाव वगैरह। हाँ, प्रदर्शनी पूरे स्कूल में बनाई थी। पूरे 4 मंजिल की बिल्डिंग में सिर्फ गांधी और उनका चरखा और गांधी के संदेश और गांधी की चीजें थी। लोग कहते हैं कि गांव में कुछ बिकता नहीं है। हम दिल्ली गए थे सर, गांधी में हमने, गांधी आश्रम से हमने बहुत सारी चीजें खरीदी और सेम प्राइस पे हमने उनको बेची। उस दिन हमने इंदिरागढ़ में 20,000 रुपए की बिक्री की अपने स्कूल में। गांधी के बिल्ले, गांधी के चरखे, गांधी जी की धोती, गांधी जी की टोपी, सारे हम दिल्ली से लाए थे। और गांधी पर इतना बढ़िया प्रदर्शन शायद इंदिरागढ़ में कहीं नहीं हुआ था। और गांधी के जो संदेश थे वो लोगों ने बहुत सराहे थे। तो इस तरह की चीजें हुई, लेकिन कुछ चीजें बड़ी खतरनाक भी हुई, बहुत दिक्कत भी हुई, क्योंकि बच्चों को जब इन्वॉल्व करते हो आप, तो आपको, हम उस समय नहीं सोचते थे, आप सोचने लगे। एक बार एक बच्चे को हमने इन्वॉल्व किया, एक कोई चीज उठा के इधर से उधर ले जाना थी। बच्चे 10, 12, 15 लगाए थे, उसमें जरूरत थी 4 बच्चों की, लेकिन जाने किसी एक बच्चे ने कुछ ऐसी एक्टिंग कर दी कि वो सारे के सारे बच्चे हंस पड़े। तो जब वो हंस पड़े तो हंसने में हमारी ताकत निकल जाती पूरी। फिर आदमी के अंदर ताकत नहीं है। जब आप कोई वजनदार चीज उठा रहे हो और आप हंस जाओ, सांस अंदर लेके, तो आप मतलब सांस, मतलब ताकत होना चाहिए। हंस रहे आप तो आपकी ताकत ही गई। सो सारे लोगों की ताकत चली गई और वो भारी चीज में एक ब्लेड लगी हुई थी। वो ब्लेड जाके उसमें बच्चे के उस पर लगी, नीचे अंगूठे पे। हाँ। आप सोचो मतलब कितना खतरनाक दृश्य होगा वो, कि मतलब हमें तो लगा, हमें तो होश ही नहीं आया 2 मिनट तक।
जब बच्चे ने खुद बोला कि सर आप इतने घबराए क्यों हो, ये ब्लेड तो टूट गई, हमें तो खून भी नहीं निकला उसमें। तो हमने कहा ऐसा कैसे हो गया? बोले वो ब्लेड लगी तो जरूर हमारे अंगूठे पे है, पर वो चप्पल पे आ गई। तो चप्पल हम पहने थे, उस चप्पल में लगी तो चप्पल की बद्दी तो कट गई, लेकिन वो टूट गई। तो कई बार इतनी रिस्क की बात होती है, कई बच्चे घर से भाग जाते हैं, स्कूल के समय गए और स्कूल से बस में बैठ के रतिया पहुंच गए। बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है गॉड नोस, कुछ भी पता नहीं होता। आपको फोन आते होंगे घर से? फोन आते क्या, रात रात में 2-2 दिन बाद आए बच्चे, हमारे स्कूल से भागे हुए बच्चे 2-2 दिन बाद आए। एक ने तो कह दिया कि क्यों भाग गए, बोले सर ने टाइम इनके लिए प्रेशर किया तो भाग गए। हमें पढ़ना नहीं है। आप सोचो उस समय क्या हो रहा हो। पुलिस में रिपोर्ट हो गई और वो कह रहे टाइम इनके लिए प्रेशर। हाँ, 2 दिन बच्चा नहीं आएगा तो रिपोर्ट तो हो जाएगी। बच्चे से बात की, फोन पे मोबाइल पे बात की तो पता चला कि वो आगरा है। बड़ी मुश्किल से तो उसने फोन उठाया। जब 2 दिन बाद उसे भूख लगी तो वो फोन उठाया। हमने कहा भैया तुमसे पूरा निवेदन कर रहे हैं, तुम्हें बिना पढ़ाए पास कर देंगे, टाइम तो छोड़िए आप। तब वो बच्चा लौटा। तो आपको यादें मतलब बहुत समय है, बहुत सुना सकते हैं, लेकिन बड़ी कड़वी यादें होती हैं और संघर्ष जीवन में अवश्य संभावी है। सर क्या लगता है कि बच्चे कभी, हम जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि जितनी सुविधाएं आपको आप बच्चों को आप देंगे उतने बच्चे बिगड़ जाते हैं, और जितनी कम सुविधाएं देंगे उतने बच्चे बन जाते हैं, ऐसा कहते हैं। ये दोनों बातें सही है और दोनों बातें गलत है। बड़े कैसे? अटपटा जवाब मैं इसका देना चाहूंगा। देखो, आज के सुविधाभोगी युग में जैसे आपको सुविधाएं कंडीशनल देना पड़ेंगी। जैसे सपोज करो आपका बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है और अगर आप उसके लिए एक एसी अफोर्ड कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो एसी 12 डिग्री पर ना चलाए, वो उसको 20-22 के ऊपर ले जाए। 16 लास्ट होता है। तो आप देखिए, नहीं 20-22 पे भी चलता है नहीं, लास्ट 16 होता है। लास्ट 16 होता है, कई बार तो 12 भी सुना हमने। नहीं, हम तो रहे नहीं कभी, सुना है हमने। चलो 16 होता है, 16 पे भी शायद रजाई ओढ़ना पड़ती है। हाँ 16। और आदमी के लंग्स खराब हो जाते हैं। हाँ। तो अगर वो 25 पे एसी चला रहा है तो उसकी जो एफिशिएंसी है बॉडी की और जो उसका टॉलरेट करने का कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है ना। आपने सुविधाओं के तौर पे उसे अच्छे से अच्छा टीचर दिया तो वो ज़्यादा बेहतर कर जाएगा। आपने सुविधाओं के तौर पे उसको पौष्टिक भोजन दिया, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू हिज मेमोरी। बादाम आलमंड खिला रहे हैं आप, ये कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आपने सुविधाओं को कंडीशनल सुविधाएं नहीं दी, आपने कंडीशन हटा दी, जैसा कि आज के पेरेंट्स कर रहे हैं, कंडीशन हटा देते हैं, कार भी है, ये है, वो है, तो फिर बच्चा डिसीजन मेकिंग में नहीं होता। तो कंट्रोलर अथॉरिटी आपको होना चाहिए, कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, किस कंडीशन में वो सुविधाएं देना है, तो सुविधाएं देना अच्छा है। और अब मैं आपको एक और बात बताऊं सरप्राइजिंग। देखो, जिस तरह के पैटर्न आ गए हैं परीक्षाओं में, अब वो जमाने गए जब कोई गरीब के बच्चे बिना ट्रेंड हुए, बिना सुविधाओं के कोई बहुत अच्छी चीज पालेंगे। क्योंकि परीक्षा का पैटर्न किताब ही नहीं है, केवल नॉलेज ब्रेन की नहीं रह गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, उसमें कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं जिनके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आपका कितना भी बढ़िया रूटीन हो, लेकिन अगर आप हाई लेवल पर ट्रेनिंग ले सकते तो आप आईपीएल लाइट भी नहीं हो सकते। जिम की जो एक्सपर्टीज चल गई है, जो विशेष तरीके से छक्का मारने के लिए वो इन 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 हाथों को विशेष मजबूत करते हैं, आपकी कलाइयों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं आपको, ये सब चीजें जरूरी हैं। इसलिए ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए, सुविधाओं के साथ होना चाहिए, अगर बच्चे को आप बहुत स्पेशल बनाते हो तो। लेकिन सरकारों को ये भी चाहिए कि कुछ चीजें आम आदमी की जिंदगी में रहें, ताकि लोगों की उम्मीद बनी रहे, लोग नाउम्मीद ना हो। हर हमेशा हमें ये उम्मीद रहना चाहिए कि कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति आम गरीब में से निकल के फिर आएगा। इतना स्क्वीज मत करो गरीबों को कि बिना सुविधा के व्यक्ति टीचर ही ना बन पाए, बिना सुविधा के व्यक्ति कलेक्टर नहीं बन रहा है। आपको लगता है एक 2 सीटर ड्राइवर का बच्चा कलेक्टर बन जाता है, सारी जगह यही बात होती है।
कि वो तो गरीबों को ही बनते हैं, गरीबों को ही बनते हैं। ये बहुत बड़ा मिथिक है। आप अगर पूरी लिस्ट को उठा के देखो तो आईएएस और आईपीएस और सारे आईआईटीएंस बच्चे 80% बड़े बड़े नौकरशाहों के बच्चे हैं, जिनके बच्चे या तो उनके माँ बाप आईएएस खुद हैं, या वो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, या वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के बच्चे हैं। टू सीटर ड्राइवर का तो एक आध बच्चा है। गरीबों के जो है हाईलाइट ज्यादा हो जाता है। हाईलाइट ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि लोगों की उम्मीद बनी रहे, लेकिन वो पैटर्न से तो चले गए, पैटर्न से वो निकल गए। उनके लिए बराबर का कंपटीशन नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रही। लेवल प्लेइंग फील्ड आप जर्नलिस्ट होने के नाते समझिए, हर तरीके से हर जगह लेवल प्लेइंग फील्ड देना बहुत आवश्यक है। अगर आप लेवल, एक तो रिजर्वेशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दी। आपको 80 नंबर लेना, उसी परीक्षा को पास करने के लिए दूसरे आदमी को 40 नंबर लेना है, लेकिन वो ठीक है, वो सामाजिक न्याय की कल्पना है, मैं उसका विरोध नहीं करता। कैसे ठीक है सर, लेकिन जब बात हुई थी 10 साल के लिए कही थी अम्बेडकर साहब ने, लेकिन 10 साल में जो अचीव करने के टारगेट्स थे वो टारगेट्स अचीव नहीं हुए। आज भी असमानता है बहुत ज्यादा, इसलिए छोटी नौकरियों में उनका रहना जरूरी है, लेकिन बहुत बड़े एक्सपर्टीज की नौकरियों में सोचना चाहिए कि उसमें रियल टैलेंट देश का आए, उसको जाति के आधार पर या परिस्थिति के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक पायलट जब भंवर में फंसता है और प्लेन में बैठे 500 लोगों को बचाने की जिम्मेदारी उसकी आती है, तो अगर वहां आरक्षण काम नहीं आएगा, वहां उसकी स्किल काम आएगी। वहां जो 300 घंटे उड़ान का अनुभव है वो ही व्यक्ति काम करेगा। इसलिए कुछ लाइनें डॉक्टर्स की हैं, वो लाइनें उनमें सुपर स्पेशलाइजेशन वाली चीजों में आपको रिजर्वेशन को सोचना पड़ेगा दोबारा, मेरा ये मानना है। अदरवाइज वो ठीक है, छोटी जगहों पर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिजर्वेशन है सोसाइटी में। आप बताइए, ब्राह्मण्स कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है क्या? भागवत मैं बात सकता हूँ, बताओ, भागवत मैं पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत कम रेशियो, कम लोग रेशियो में, लोग बुलाएंगे ही नहीं। मंदिर की पूजा तो मैं कर भी नहीं सकता, मंदिरों का जो पुजारी है वो तो पंडित जी बनेंगे। तो रिजर्वेशन बनिया है, बनिया को भी रिजर्वेशन है। आप नौकरी खोल लो, लिख दो उसमें जाट स्वीट भंडार, कोई नहीं आएगा आपके यहाँ। हम लिख देंगे गुप्ता जी के मीठे लड्डू, सब आएंगे। तो रिजर्वेशन ही तो हुआ बनिया को, ये बताओ। सही बात, सारी जगह पे कहीं ना कहीं रिजर्वेशन है, ठीक है। ठाकुरों को भी रिजर्वेशन है, कहीं कहीं वो दमंगी के आधार पे एनक्रोचमेंट कर लें जमीन का, ऐसी की तैसी कोई कुछ कर जाए, इसको काट देना आप बच जाए तो ठीक है। लेकिन आप मतलब वो एक टैसिट सपोर्ट है सोसाइटी का, डरते हैं तो उस छोटे से तबके को कहाँ रिजर्वेशन है? तो उसको रिजर्वेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। सो आई थिंक इट इज बेटर इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। काफी अब भी फिर भी बदल गई है, क्योंकि पहले के टाइम पे जब गांव में जो नीची जात के लोग हैं वो निकलते थे बाहर से, बड़े घर के लोगों के घर के बाहर से जब निकलते थे तो अपने सर पर चप्पल रख के निकलते थे। ये जमाना बहुत पुराना था। आज कोई जाति संविधान के बिल्कुल बदल रही है, और संविधान हमारा कहता है कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, हम लोग सब उसी पे मानते हैं। और इस देश को जितना नुकसान जातिवाद ने पहुंचाया, जाति की मेंटेलिटी ने पहुंचाया, उतना नुकसान तो शायद मोबाइल ही पहुंचा पाएगा, और दूसरी कोई चीज नहीं थी जो पहुंचा सकती है। मोबाइल शायद वो कबाड़ा कर देगा। धर्म और जाति एक ही चीजें हैं, भेदभाव की चीजें हैं। वो धर्म व्यक्ति का पर्सनल स्वभाव है, जिसका उपयोग भरपूर तरीके से आजकल पार्टियां कर रही हैं। उसको अपन को क्या कहना है, लेकिन धर्म एक व्यक्ति के लिए उसका अपना पर्सनल नजरिया है, और सभी धर्म एक हैं। आप ये देखिए, मैं आपको गीता का एक श्लोक सुनाता हूँ। अनन्याश्यन्ति अंतो मां ये जना पर्युपासते तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। मेरे भक्त जो मुझे, भगवान कृष्ण उसमें कह रहे हैं, मेरे भक्त जो मुझे पूरी तरह से ध्यान में रखते हैं, मेरा भजन करते हैं,
मेरे भाव को छोड़ के दूसरे भाव में नहीं जाते, उनके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कुरान में भी यही कहा है कि जो नबी की बात मानता है, जो अल्लाह के लिए दिन रात बचता है, अल्लाह उसकी सारी सुरक्षा की गारंटी देता है। कहाँ है गीता और कुरान अलग? बोलिए। सारे धर्मों का सार एक है, लेकिन लोग उन्हें उतने पढ़ते नहीं हैं, लोग मिसगाइड हो जाते हैं, इसलिए उनको यूज करना, देखो जो टूल्स हैं उनको लोग यूज करेंगे और कुछ लोग उनको मिसयूज भी करेंगे। सही बात। दो ही चीजें तो कर सकते हैं अपन, मोबाइल है बड़ा यूजफुल है, लेकिन 90% लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं। सबको सही का सही उपयोग करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो है शिक्षा। अगर आप शिक्षित बहुत हैं सही, तो आप सारी चीजों का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मैंने उस धंधे को चुना कि लोगों को शिक्षित करो, संगठित हो जाएंगे अपने आप। जब शिक्षित होंगे तो संगठित हो जाएंगे, और जब संगठित हो जाएंगे तो ताकतवर भी हो जाएंगे। हमारा पूरा देश संगठित हो, जिससे हम पूरे देश में, है ना, एकता का भाव जगा के, सबका साथ सबका विकास, है ना, जो भाव है उस विकास के साथ बनेंगे हम, तो भारत एक बहुत शक्तिशाली देश होगा। भारत में किसी तरह की कोई टैलेंट की कमी नहीं है। बस हमें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि इस दुनिया ने, इस प्रकृति ने किसी को ऊंचा नहीं बनाया, किसी को नीचा नहीं बनाया। कोई भी जाति अपने आप को ऊंचा भाव में महसूस नहीं करे। अगर आप अपने आप को ऊंचा भाव महसूस करते हो तो आप दूसरे आदमी को ऑटोमेटिक नीचा देखना शुरू कर देते हो। अगर हम आपको बराबरी से देखते हैं तो आप और हमारे बीच का जो प्यार है वो अपने आप बढ़ जाता है। सही बात, ये बात है सर। एक पुरानी बात है, कहते हैं लोग कि विद्यार्थी के जो है 5 लक्षण बताए गए हैं कि अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, कागचेष्टा, बको ध्यानम। तो क्या ये चीजें आज रेलिवेंट हैं? अपने संस्कृत साहित्य को अद्भुत मोटिवेशनल कैरेक्टर कहा गया है, लेकिन वो क्रियाशील नहीं हो पाया, एग्जीक्यूटिव नहीं हो पाया, क्योंकि उसको जन जन तक पहले तो पहुंचाया नहीं गया। लेकिन संस्कृत में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो सोचिए, एक रॉबिन शर्मा है अमेरिका के, वो वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। वो पूरा भाषण अपना गीता पे और वेदों पे देते हैं। तो ये जो आपने बताया, ऐसे संस्कृत के हजारों श्लोक ऐसे हैं जो सचमुच में बिल्कुल सही सटीक बैठते हैं। इन लक्षणों को किसी भी ट्रेनी को, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो लर्नर हो किसी भी फील्ड का, अगर वो दिन रात सोएगा तो कुछ सीखेगा क्या? इसलिए उसे स्वान निद्रा, कुत्ते जैसी निद्रा होना चाहिए। बको ध्यानम, बगुला जैसा उसका ध्यान होना चाहिए। एक पैर के ऊपर सारा ध्यान मछली पे है, देख जरूर रहा है, सो रहा है, नाटक कर रहा है, लेकिन जैसे ही मछली की एक्टिविटी सागर में होती है तत्काल से अपना एक्शन लेता है। ठीक है, तो इस तरह की जो 5 चीजें आपने बताई वो बिल्कुल सटीक है। कम खाना, अल्पाहारी, गृह त्यागी। अब कम खाना है, इसका देखो बायोलॉजी क्या कहती है कि अपने शरीर में भगवान ने डबल इंजन की सरकार नहीं बनाई है ना, कि राज्य में भी सरकार हो, केंद्र में भी सरकार हो, तो काम बहुत अच्छे हो सकते हैं। जब दोनों में तारतम्य रहता है तो आप विकास के पहिया को बहुत तेजी से चला सकते हैं। लेकिन गॉड ने बहुत सारी चीजें तो 2 दी हैं हमें, आंखें दी हैं 2, ठीक है, लंग्स दिए हैं 2, किडनी 2 दी हैं, बहुत सारी चीजें डबल भी दी हैं और बहुत सारी चीजें सिंगल भी दी हैं। तो जो अपना हार्ट है वो सिंगल दिया है। तो अगर आप खाना खाओगे ज्यादा तो आपकी मशीन का 80% हिस्सा उस खाना को पचाने में लगा रहेगा। अब बकाया 20% जो बनेगा, बचेगा, उसमें आप सीखोगे चीजें। इसलिए जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो, अब मिलिट्री की ट्रेनिंग देखो, आपको 2 ही रोटी खाने देंगे, क्योंकि बस शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। जो आपका इंजन है वो पूरा दिमाग पे फोकस करके उसको लर्न कराए, ये बात है। इसलिए कम खाना जिंदगी के लिए हमेशा अच्छा है। आपने सुना ही होगा, लोग कम खाते हैं ज्यादा जीते हैं, जो ज्यादा खाते हैं कम जीते हैं। इंद्रगढ़ में बदलता माहौल आजकल युग में इतना होता जा रहा है जी।
और इंदौर का जो माहौल बदल रहा है पहले की तुलना में, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बच्चों का जो माहौल है, उनके आसपास का जो चीजें हैं, सारी चीजें बदल गई हैं। देखो, इंद्रगढ़ देश से अलग नहीं है, प्रदेश से अलग नहीं है। जहां सब जगह हो रहा है वहां ये हो रहा है। सबसे बड़ा तो ये हो गया है कि परीक्षाओं की जो सेंसिटिविटी थी, संवेदनशीलता थी, वो खत्म हो गई है हरिओम। मतलब 8 पास, 10 पास, 12 पास वो आदमी हो जाता है जैसे कुछ ही नहीं आता। हमारे स्कूल में कई बच्चियां आती हैं, बोले D.Ed कर लिया, B.Ed कर लिया, 12 पास हो गए। हम कहते 4 लाइन की जो कॉपी है उसमें आप ABCD लिख दीजिए। तो सर ये तो बहुत छोटी चीज है, लिख दीजिए। छोटी है तो लिख दो ना। सर बहुत दिनों से लिखी नहीं है। अरे हमने कहा रोज लिखते हो आप अंग्रेजी, जो आप सहज लिखोगी ना वही उसमें ही बढ़िया हो जाएगा। लेकिन सर कोई भी हिसाब ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने मल्टीप्लाई करके देखा हो। शिक्षा का ये स्तर था, जैसे रुपया की वैल्यू कम हुई, 100 पे पहुंच गया आप। 100 रुपए देते हो तब आपको $1 मिलता है, लगभग 90-95 रुपए। इसी तरह शिक्षा में कोई आदमी MA और BA पास होता है तब उसे किताब पढ़ना आता है। डिवैल्यूशन हो गया उसका। सही बात। दूसरी बात जो आपने पूछी कि माहौल क्या चेंज हो रहा है, जब यार डिवैल्यूशन हो गया तो लोग क्यों पढ़ेंगे? जब आप सहज में पास हो जाओगे तो क्यों पढ़ोगे? तो सबसे बढ़िया सूर्या ये बात है कि हमें एग्जामिनेशन सिस्टम को बहुत मजबूत करना होगा। बच्चे फेल करना होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे तो नहीं जा रहे आप आगे। कॉलेजेस में भी संवेदनशीलता आपने रिपोर्ट करी ही है, कैसे कॉलेज चल रहे हैं, कैसा क्या चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हो गया है बिजनेसमैन लोगों ने शिक्षा को फैशन से जोड़ दिया और उसका टारगेट किया है महिलाओं को, क्योंकि अपने समाज में सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट जो है ना वो महिला शक्ति है। उसे अपन शक्ति बोलते हैं, नारी शक्ति, लेकिन वो भावुक हैं और सीधी लोग हैं अधिकांश उनमें से। तो वो फैशनेबल जो स्कूल देखती हैं, जिस स्कूल की स्टेज बहुत अच्छी होगी, जिस स्कूल में सेल्फी बहुत अच्छी होगी, जिस स्कूल में घुड़सवारी की सुविधाएं होंगी, वो स्कूल उनके लिए अच्छा है। वो कर्ज लेके पढ़ा देंगे, हस्बैंड को इम्प्रेस करेंगे, नहीं नहीं हमें उसी में पढ़ाना। अरे यार ये बताओ, घुड़सवारी का या तैराकी का या स्विमिंग पूल का पढ़ने से क्या संबंध है? भाई राजाओं के जमाने में घुड़सवारी ठीक थी, तलवारबाजी ठीक थी, भाई युद्ध होते थे उस तरह के। अब तो तुम कंप्यूटर सिखाओ ना यार, सेल्फी का क्या उद्देश्य है? तो समाज से शिक्षा अलग नहीं है, तो लोग धीरे धीरे करके अब फैशनेबल स्कूलों की तरफ बढ़ गए हैं। तो जो रियल में काम करने वाले स्कूल हैं, हम जैसे स्कूल, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत। उनमें बड़े गरीब लोग और बड़े बहुत समझदार लोग ही आते हैं। वो रिजल्ट नहीं देख रहे, रिजल्ट किसका अच्छा जा रहा है, कौन सा स्कूल है, किसने इसको रिजल्ट की बात करी। ये देख रहा है कि वो उस स्कूल का झांकीबाजी कितनी है, उसका एडवर्टीजमेंट कितना है। आप ये बताओ, कोई मालिक स्कूल में बरसों नहीं घूमता, बरसों नहीं जाता, और वो स्कूल नंबर 1 का चलता है आपके ग्वालियर में। उसका मालिक तो ऑस्ट्रेलिया रह रहा है। अगर आप गहराई से पता चलाओ तो बहुत सारे स्कूल यहाँ हैं इनके मालिक ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका रहते हैं। भाई सही बात। आपकी गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं आते, जब एडमिशन ओपन होते हैं तो पेरेंट्स इस बात को बड़ा वो समझता है कि यार ऑनलाइन बात हुई मालिक से, ऑस्ट्रेलिया है, ऑनलाइन बात हो गई, फेसबुक पे बात करी हमसे सर ने। अरे जिस स्कूल का मालिक उस स्कूल में नहीं बैठा होगा वो स्कूल चलेगा? लगा दो तुम CCTV, कुछ भी लगा दो, सही बात, कुछ नहीं होगा, नहीं चलेगा वो। तभी तो इतनी भयानक घटनाएं जो हो रही हैं, तुमने कभी सुनी कि किसी प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में, किसी गरीब स्कूल में किसी 3 साल या 5 साल की बच्ची के साथ में कुछ बहुत गलत हो गया? झापड़ पड़ जाती एक दो बस और कुछ नहीं होता। पर इतनी भयानक घटनाएं जो होती हैं वो सब बड़े स्कूलों में होती है। बच्चे भी टेंशन फ्री रहते हैं कि क्योंकि उनके यहाँ मालिक है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई आदमी मेंटली अगर थोड़ा सा गड़बड़ है ना, मेंटली थोड़ा सा गड़बड़ है तो एक दिन नहीं रह पाता वो स्कूल। सही बात। टीचर
किसी बच्चे को मारा, नहीं 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 नहीं, तुम तो जाओ, तुम नहीं रह पाओगे, या तुम तो किसी ने हमारे स्कूल की मान्यता खत्म करा, क्योंकि हम स्वयं बैठे ना वहां। सही बात। तो सर हमें सबसे पहले ये चीजें बदल रही हैं इंदरगढ़ में और हर जगह, इसी वजह से ये हो रहा है। लग्जरीनेस पर ज्यादा प्रभावित ज्यादा, होते हैं लोग, जी। बजाय उसके कि लोग बेसिक फंडामेंटल चीजों, बेसिक और जो प्रिंसिपल है वो समानता से और सिंपल रहता है। नॉलेज का भाव जो है, नॉलेज रूल्स द वर्ल्ड। हाँ, ये जमाना एफआईआर का है, ये जमाना कानून का है, ये जमाना संविधान का है, ये जमाना सत्कार का है ना। 9th क्लास तक बच्चे काफी फ्री रहते हैं कि 9th तक तो मेरे को फेल होना नहीं। बिल्कुल ऐसी मेंटेलिटी बच्चों की हो गई। पहले 5वीं बोर्ड हुआ करती थी, 8वीं नहीं, और आज बोर्ड हो गई है, तो बोर्ड में, अब मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बोर्ड में कुछ खास हो नहीं रहा है। वो नाम की बोर्ड है, पास तो वो नहीं है ना उनको। कैसे? क्योंकि अभी भी वो नियम नहीं बदला है कि उनको फेल कर सकते हैं अपन। बोर्ड जरूर की है, एक अच्छा कदम है, लेकिन थोड़ी सी उसमें सख्ती आना चाहिए, तब बच्चे पढ़ेंगे। तो हाँ, मैंने कहा ना, एग्जाम सिस्टम को हमें बहुत मजबूत करना चाहिए। अब तो सर 10th में भी फेल का रेशियो काफी कम हो गया। वही बता रहा हूं ना मैं कि बिल्कुल इतने सरल पेपर हो गए हैं। देखो, आप देखो एमपी बोर्ड और सीबीएसई, भाई सीबीएसई को लोग अच्छा क्यों मानते हैं? किताबें तो अब एमपी बोर्ड भी सीबीएसई की चला रहा है, आपको पता होना चाहिए। सारी किताबें हम लोगों की, लगभग सारी 90% किताबें वही हैं जो सीबीएसई में चलती हैं। लेकिन फिर भी लोग सीबीएसई को प्रेफर इसलिए करते हैं कि सीबीएसई के पेपर जो होते हैं ना सूर्या, वो पेपर बहुत मस्त होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। तो वो इनोवेशन परीक्षा में आना होगा। सही बात। स्कूल में काफी पुराने स्टूडेंट्स होंगे जो आपको आज भी याद आते होंगे, कई बच्चे जो याद रह गए। बिल्कुल। क्या कुछ बातें याद रही थोड़ा बताइए। उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे, खासकर उनकी स्वामी भक्ति लोगों को देखो ज्यादा याद आती है, उनका रिस्पेक्ट। और खासकर जो आज के बच्चे हैं उनका रिस्पेक्ट उतना नहीं रह गया, तो पुराने बच्चे और ज्यादा याद आते हैं। खटकते होंगे क्या? जैसे आपके जैसे आप जैसे लोग थे सब, उन्होंने कभी जवाब दिया ही नहीं बड़े सर को, डर के भाग गए, बगल से निकले तो डर गए, ये चीजें रहती थी। आज नहीं है वो चीज। आज नहीं है वो चीज, तो पुराने बच्चे बिल्कुल याद आते हैं। आज जब बच्चे कुछ कह देते होंगे तो खटकती होंगी बातें कि पुराने बच्चे इस तरीके के थे, या पुराने किसी बच्चे से बात होती हो आज कभी आपकी? खटकती तो नहीं है, बात तो बिल्कुल होती है। जो इंदरगढ़ के बच्चे हैं वो बिल्कुल जाते हैं, और मैं होली पे, दिवाली पे जब बच्चे ज्यादातर आते हैं तो मैं एक छोटा सा प्रोग्राम रख लेता हूँ माँ बच्चों का, उनको बढ़िया नाश्ता पानी पे बुलवाता हूँ माँ, दिवाली की गुजिया, दिवाली की पपड़ियाँ खिलवाता हूँ उन्हें, और उसके बाद उनसे हालचाल पूछता हूँ। और वही बच्चे हमारा सोर्स हैं जो हमें बताते हैं कि सर किस तरह के बदलाव हो रहे हैं दुनिया में। ये बात है। इंदरगढ़ में आप किस तरह की जो है बदलाव देखना चाहते हैं आने वाले कुछ समय में? क्योंकि जो इंदरगढ़ है काफी समांतर से पहले की तरह ही है अभी। देखो, इंदरगढ़ या इंदरगढ़ जैसे शहरों में विकास की गति जो है वो तेज है। वो उसका एक कारण बहुत बड़ा है, जैसा मैंने अभी ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया था कि क्या हो रहा है सूर्या, गांवों में बच्चों की शादियों के रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो शहरीकरण मजबूरी हो गया लोगों की। सरकारों की तमाम कोशिशों के बाद भी ये काम ऐसा है शादी संबंध जिसपे सरकारों का कोई रोल हो नहीं सकता कभी। अब सपोज करो कोई आदमी 40 बीघा वाला जमीन का आदमी है, उसके रिश्ते ही नहीं आ रहे यार, और इंदरगढ़ में उसने एक प्लॉट ले लिया, डबरा में ले लिया, ग्वालियर में ले लिया, तो भले ही उसकी 4 बीघा गांव में हो, उसको लड़की मिल गई, क्योंकि लड़की को वो ट्रैक्टर रखा, 40 बीघा जमीन है, फाइनेंशियल लिबर्टी है, वो नहीं, उसको तो डीडी माल घूमना है रोज। तो वो अपने पापा से कह देती नहीं भैया हम गांव नहीं जाएंगे, हम खैरी नहीं जाएंगे। बंदा यार 200 बीघा जमीन का मालिक है, राजा है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, ग्वालियर की बात करो, मॉल तो नहीं है ना खैरी में, इतना बड़ा आदमी तो नहीं है कि मॉल बनवा देगा, वो तो नहीं बनेगा। तो बोले तो नहीं जाएंगे। अरे तुम रहोगे रईसी में, सोलर लगी है, एसी लगे हैं, सब कुछ है,
घर के सामने मोरे जाती हैं, 50 बीघा का ताल घर के सामने जितना दिखता हरा ही हरा दिखता है, स्टिल सी विल नॉट बी रेडी। तो इस दौर में ये जो ट्रेंड चला है उसकी वजह से इंद्रगढ़ जैसे शहर एक तरफा बढ़ रहे हैं, ना उनमें कोई सुविधा है ना कुछ है, बस मकान बनते जा रहे हैं, ना उनमें कोई सैनिटेशन फैसिलिटी है ना इलेक्ट्रिसिटी है ना कुछ है। वो एक विकास का एक अलग ही मॉडल भारत तैयार कर रहा है। ये बहुत दुखदाई बात है। केवल जनसंख्या बढ़ रही है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छे से कह दिया, जनसंख्या बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। शिक्षा, तारतम्य, उन सब चीजों के साथ में जो विकास होना चाहिए, जिसे अपन कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट कहते हैं, टोटल डेवलपमेंट कहते हैं, वो नहीं है। इंद्रगढ़ हो या कोई भी इंद्रगढ़ जैसे शहर हो, वो नहीं है। एक मुद्दा अभी काफी चल रहा है, मुद्दा कहें या बीमारी काफी चल रही है। पति पत्नी में जो है सामंजस्य आपस में नहीं बैठता है। कई केसेस निकल के आ रहे हैं कि पत्नी ने जो है पति के 15 टुकड़े करके ड्रमे भर दिए। अब देखो, वो तो साइकोलॉजिस्ट का मामला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये अकेली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गिव यू द आंसर ऑफ दिस टाइप क्वेश्चंस बिकॉज आई डोंट स्टडी दिस इश्यूज। मेरा तो वास्ता पढ़ाई लिखाई से रहता है। आपके जीवन में भी, क्योंकि आपकी शादी हुई है, काफी लंबा समय आपने शादी का अपना बिता लिया है, शादी में किस तरीके की परिस्थितियां आती हैं और किस तरीके से लोगों को इनसे जूझना चाहिए और उनको निपटाना चाहिए? देखो, इस आर्थिक युग में क्या हो रहा है, आर्थिक युग में आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ये आप सबके लिए भी हमारे लिए सबके लिए बात, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के लिए हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। हरिओम, जैसे 8 घंटे में तुम्हें जीने के लिए तो मिल रहा है, लेकिन तुम्हें तो अल्टो में नहीं बैठना, तुम्हें तो बड़ी गाड़ी में बैठना। तो इस प्रेशर में क्या हो रहा है सूर्या, कि लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पति पत्नी का जो फैमिली टाइम होता है, जो कॉमन टाइम जिसको हमारे पुरखे देते थे, हम लोग देते थे साथ में रहने का, वो टाइम कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। ऑफिशियल टाइम ज्यादा हो रहा है। तो ऑफिस में जाहिर है, जब आप जवान होते हो, यंग होते हो, आपके जीवन में कोई दूसरा व्यक्ति ज्यादा आ जाता है, क्योंकि पति तो आपका संडे या सैटरडे का रह गया। आप इतने थके आते हो कि आप 10 बजे आए और खाना रखा बना के, उसने तो रखा, नहीं रखा तो सो गए आप, क्योंकि आप फाइनेंशियली इतने ज्यादा टेंशन में आ गए कि आपको बहुत काम करना है, बहुत काम करना है आपको। तो आपको जब बहुत करना है तो आप बहुत थक गए। अब सैटरडे संडे को जो छुट्टी रहेगी, उसमें भी कहीं ऑफिस वाले ने पार्टी को बुला लिया, तो लिंक हो जाते हैं लोगों के रिलेशन, एक दूसरे से लिंक कर जाते हैं। उस जमाने में ऐसा हो जाता है। तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात है, लोगों को थोड़ा सा उस दिशा में, मैं कोई मनोवैज्ञानिक नहीं हूं जैसा मैंने बताया, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि वो संतोष का विषय है कि आप दूसरों से तुलना मत करो। अभी भी जिंदगी में महंगाई इतनी नहीं है, गवर्नमेंट्स बहुत अच्छी हैं, वो केयर करती हैं, 1200-1500 आपको देती हैं, 6000-8000 रुपए आपके पापा को देती हैं, आपके घर में भी बहुत सारे साधन सुविधाएं हैं। क्यों इतना परेशान हो? फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप फैमिली को क्यों अपने को रिस्क में लाना चाहते हो? ये मेरा सजेशन रहेगा। पिताजी से बड़ा मन प्रेम था आपका, आपके पिताजी याद आते हैं? बहुत याद आते हैं। क्या कुछ बातें हैं जो याद आती हैं? क्योंकि एक बाप का सिर से साया उठ जाना बड़ी बात होती है बच्चे के लिए। पापा जी तो हमारे एक बात कहते थे कि जीवन में जिस आदमी ने संघर्ष नहीं किया, वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। संघर्ष एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे मोदी जी जिस संघर्ष को करके आए हैं, जिस जिंदगी को उन्होंने जिया है, वो एक परफेक्ट मानव हो गए। वो इस देश को इतने अच्छे से समझते हैं कि कोई भी चुनाव उनसे परे नहीं होता। कोई भी स्कीम को वो ऐसे लागू करते हैं सही समय पर जाके कि लोग फिदा हो जाते हैं उनके, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया हुआ है। वो विकास को, देश के को बेहतर समझते हैं। और दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ, लेकिन वो इस देश को समझते नहीं है, क्योंकि उस देश में रहे नहीं वो बेचारे। फॉर्चुनेटली रहे नहीं या अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, सुरक्षा का मामला था, वो उन आम आदमी के साथ नहीं पले बड़े। तो पिताजी हमारे ये कहते थे कि अगर आपको मीठा मीठा चखना है तो आप हवा के झोंके जो होते हैं
वो सहन करना सीखो। ये चीज हमें उनकी बड़ी याद आती है। इसलिए हमारे जीवन में बहुत संघर्ष रहते हैं और हर एक सामान्य आदमी के जीवन में संघर्ष है। हमारे जीवन की कहानी संघर्षों की कहानी है और हमें उनसे पार पाना ही है, धीरे धीरे लड़ना है। आप टारगेट मत देखिए, पहुंचे तो पहुंचे, नहीं तो 4 सीढ़ियां भी भगवान ने पहुंचाई तो वो भी कम है क्या अपने लिए? वही कुतुब मीनार है। ईश्वर के लिखे पर मानते हैं आप? बिल्कुल, वो बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। बहुत बहुत अध्यात्म हमारे भारत की मिट्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और अध्यात्म और स्पिरिचुअल चीजों को लोग साइंस से जोड़ते हैं, ये बिल्कुल बेकार की बात है। जैसे हम तुमसे कहें कि भैया तुम हमें 3 मीटर दूध दे दो, मिल्क 3 मीटर, तो आप कहोगे सर इसका तो कोई हिसाब नहीं है, हम 3 मीटर तो नहीं देंगे। आप भूल रहे हो कहने में हम 3 लीटर दे दें क्या? नहीं, हमने कहा लीटर नहीं मांगा, हमने ना हमने किलो मांगा, हमने तो दूध तुम्हें 3 मीटर मांगा। तो आप कहोगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई। तो पैरामीटर है ना, मिल्क का पैरामीटर लीटर में है या किलो में है? कपड़े का पैरामीटर मीटर में है। इसी तरह से गॉड का पैरामीटर स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकता। साइंस कैन नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड बिकॉज साइंस कुड नॉट डेवलप द टूल्स। टूल्स होंगे तभी तो तुम नापोगे। सही बात। किसी चीज को नापने के लिए तुम्हें पैरामीटर्स चाहिए, वो गॉड को नापने के पैरामीटर्स नहीं बने। भगवान ने जब गीता में अर्जुन से कहा कि भैया आप तो मान ही नहीं रहे, आप डिप्रेशन में चले गए हो, अब हमें आपका विशेष रूप दिखाना पड़ेगा हमें अपना। तो अर्जुन ने कहा ठीक है हम तैयार हैं। तो बोले नहीं, आप तैयार नहीं हो, आप इन आंखों से देख ही नहीं पाओगे उसको। तो लॉर्ड कृष्णा ने उनको अलग से आंखें दी, इसका मतलब है उन्हें तैयार किया उस पैरामीटर को झेलने के लिए। तो साइंस तो बहुत पीछे है उससे, उस स्पिरिचुअलिटी से बहुत पीछे है। आप योगा साइंस देखिए, भारत का योगा साइंस ने कई मेडिकल कमाल किए हैं। जो दवाइयां तुम्हारी कोई एमडी मेडिसिन ठीक नहीं कर सकता तुम्हें, वो योगा साइंस आपको कर सकता है रिलैक्स। सर हाँ जी, अंत की ओर जा रहे हैं। प्लीज प्लीज। क्या आपके जीवन में अभी तक जो चीजें घटी है ना, आपको क्या लगता है ये सारी चीजें पहले से नियत थी? अगर आप ईश्वर को मानते हैं ये तो कठिन बात है सर, ये पहले से नियत थी या नहीं थी या क्या था, वो ठीक नहीं है। लेकिन इतना जरूर मान लो, आई वुड लाइक टू कंक्लूड कि यार अगर संतोषी जीवन जीना है तो जैसा मैंने पहले भी कहा इंटरव्यू में कि आप मान लो कि आपके लिए यही रोल था यार, आपको एक्टर का रोल नहीं मिला, लेकिन आप 15 मिनट के अपने गद्दारी के रोल में भी खेल कर गए। बस कोई लिमोजिन में घूम रहा है, आपको एक बढ़िया मोटरसाइकिल मिल गई, बढ़िया है, खुश है, आप भूखों तो नहीं मर रहे ना। तो यही मान लो यार, संतोष के लिए कोई पैरामीटर तो देखना पड़ेगा। नहीं तो आपने बहुत लोगों को ऐसा देखा होगा, इतने ग्रीडी हैं, 50 लाख के पैकेज पे पहुंचे तो 1 करोड़ के लिए मरे जा रहे, 1 करोड़ के पे पहुंचे तो 2 करोड़ के लिए मरे जा रहे। हमारे बहुत बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया, आज वो 2-2, 3-3 करोड़ के पैकेज पे, पर उनका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना वो ठीक नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स में आप जानते हो किनका आया? अभी हैप्पीनेस इंडेक्स आ रहा है, पिछले साल से भी कई बार आ रहा है, उसमें नीदरलैंड और तुम्हारा भूटान, ये देश के हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड के में अमेरिका से ऊपर है। क्यों? भूटान में तो कुछ नहीं है। तो संतोष, सेटिस्फैक्शन इज अ वेरी ग्रेट। सुकून गांव में, सुकून गांव में नहीं है, सुकून दिल में है। दिल में ना सुकून गांव में है, ना सुकून शहरों में है, ना सुकून एसी में है, ना सुकून गर्मी में है। सुकून इट कम्स फ्रॉम विद इन। व्हेन यू से दैट यू आर डूइंग पर्पस व्हाट यू हैव डिसाइड, यू आर लिविंग फॉर द पर्पस ऑफ द लाइफ, देन सेटिस्फैक्शन कम्स। जीवन को अगर एक वर्ड में आप कहें, क्या कहेंगे? तो बड़ा मुश्किल है, पर कर्मा, लॉर्ड कृष्णा ने जो कहा है, बस अपना काम करो। आज पूरा पॉडकास्ट आपके इंद्रगढ़ के जो बच्चे हैं या अभी तक जो स्कूल से पढ़ के गए उन्हें सबने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आपको सुकून से देश के लिए काम करना है, लाइफ सार्थक बनाओ, सफल लाइफ अपने आप बन जाएगी। मेरा अपना फंडा है, मैं सबको यही कहना चाहता हूं कि लाइफ में सूर्य सार्थकता रहना चाहिए।
what you do to make this world a better place to live? इस संसार को बेहतर बनाने के लिए आपने क्या किया? गुटखा बेच के और शराब के डीलर बन के आपने समाज के हजारों लोगों के पेट काट दिए। उसके बाद आप लिमोजिन में घूम रहे हैं और BMW में घूम रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं। आप टूटी फूटी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी बना दी आपने, बहुत कुछ हो गया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। तो इतनी सारी बातें हमने की, अगर आप में से कोई गाइडेंस स्कूल में पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी क्या आदतें हैं गाइडेंस से जुड़ी हुई, और सर से आगे मिला करें, क्योंकि हम और आपने इसी स्कूल से पढ़े हैं और जो ऊंचाइयां हम छुएंगे कहीं ना कहीं जो नींव है वो इसी स्कूल से भरी गई। मैं सूर्य आपके साथ, आप दा कलयुग देख रहे हैं। नमस्कार।